क्यों कर रहे हो? फिर ये सीएपीएफ का तो आपका ये तो पेपर ही इंग्लिश का है बेटा, क्या बात कर रहे हो? पेपर वन के बाद पेपर टू में सिर्फ ऐसे को 80 नंबर को छोड़ के 120 नंबर का पेपर, नथिंग बट इंग्लिश। तो इतनी इंग्लिश तो आपको समझ आनी चाहिए कि भाई आप पेपर वन का, जो कई बार क्या होता है, और ये एक रिपोर्टेड फैक्ट है, ठीक है। बंद कर ये एक रिपोर्टेड फैक्ट है। अभी एडमिट कार्ड आ गया, हाँ जी, प्रैक्टिस कम थी, कोई बात नहीं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, हाँ ये मैं बात कर रहा था अभी, कि ये एक ऐसा वो है कि ये आपको फायदा ही करवाएगा, ये नुकसान नहीं करवाएगा। इंग्लिश इज नॉट योर एनिमी, ये मत मान के चलो। हाँ, देयर इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा भी होनी चाहिए, ऐसा मैं इसके गेस्ट नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बट आपको मानो वो क्या मांग रहे हैं आपसे, ठीक है ना। आपको तैयारी उसके हिसाब से करनी है ना। ये थोड़ा बोलोगे सर जी आप, मैं बाकी का पेपर भी हिंदी में देना चाहता हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है पेपर के ऊपर, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, सिर्फ क्वेश्चन वन दैट इज ऐसे यू कैन राइट इन हिंदी, रेस्ट ऑफ ऑल द पेपर यू नीड टू डू इट इन इंग्लिश। तो अगर आप उतनी इंग्लिश कर ही रहे हो, तो इसमें पेपर में फिर आप बोलो कि सर पेपर भी आप हिंदी में डालो या पेपर भी आप वैसे डालो, नो डाउट जो पेपर वन है उसका हिंदी अनुवाद आपके पास होगा, ठीक है ना। बट आप ऐसा समझो कि आपको वो हिंदी इस प्रकार से समझ लगेगी, या तो बहुत ठेठ वाली जो हिंदी होती है, जो डिफिकल्ट वाली हिंदी होती है, वो वाली होती है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज है। दूसरी जो मैं, और ये रिपोर्टेड फैक्ट भी है, एससी में इसके खिलाफ केस भी चल रहा है यूपीएससी के खिलाफ, कि जो आप हिंदी में अनुवाद करते हो, दैट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज इट इज सेइंग इट इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में वो बोल रहे हैं या इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका एग्जैक्ट कॉपी हिंदी में नहीं हो सकती है। मान्य हुई फैक्ट है ये, इस पे ऑलरेडी द केस इज अंडर सबजुडिस बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर बहुत चल रहा है, बच्चों ने इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन उठाए हैं कि भाई जी जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनको लिए ये पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका हिंदी अनुवाद जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं। मतलब जो आप इंग्लिश में पूछ रहे हो, जो एक इंग्लिश वाले बंदे को क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, और जो एक हिंदी वाले स्टूडेंट को एक हिंदी से क्वेश्चन से वही पूछा जा रहा है, दैट आर नॉट द सिमिलर थिंग्स। इसलिए आंसर भी कई बार चेंज हो गए हैं, ठीक है। और ये यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन द गूगल, ये मैं कोई अपने पास से बात बना के नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश इज नॉट दैट टफ, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। और मैंने तो आपको कितनी तरीके कराए, देखो एक स्टोरी वाला तरीका भी कराया था, वोकैबुलरी वाला तरीका भी कराया है, पिक्चर वाला मेमोरी वाला तरीका भी कराया है। अब अगर इससे भी आपको डिफिकल्ट लग रही है इंग्लिश, तो बेटा नो बॉडी कैन हेल्प, दिस इज एज टू एज दैट। हिंदी के लिए भी आपको सीखना पड़ा था, इंग्लिश के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ेगा। अगर इंग्लिश के लिए जोर लगा लोगे, देखो बेटा क्या फायदा उसका, एसएससी के सारे एग्जाम निकाल लोगे तुम, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक मेजर इम्पेडिमेंट होता है, एक मेजर ऑब्स्टेकल होता है, एक मेजर हार्डशिप होती है बच्चों के लिए, कि एसएससी में इंग्लिश का पेपर 25 नंबर का आता है। और अभी भी जो सीएचसीएल के लिए भी पेपर भर रहे हो आप, उसमें भी इंग्लिश 25 नंबर का है। तो क्या आप छोड़ दोगे उसको? करना तो पड़ेगा ना भाई। तो तैयारी क्यों नहीं करनी भाई फिर? इंग्लिश को क्यों छोड़ना? इंग्लिश को क्यों अपना दुश्मन मान के चलना? उसको अपना दोस्त बना लो, ठीक है ना। इफ यू कैन डिफेंड एनीथिंग, ठीक है ना, तो उसको कॉन्कर करो, ठीक है ना। कॉन्कर करने की कोशिश करो कि कोई बात नहीं, इंग्लिश ही है, लैंग्वेज है यार, 3 महीने में लोग सीख जाते हैं फराटेदार इंग्लिश ही बोलना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में अगर आया, कि आप में जुनून होना चाहिए उतना। चलिए, so we have done this, let me check this out for you कि वो पेपर हुआ कि नहीं। इट्स स्टिल जनरेटिंग, इज इट पॉसिबल टू, ये तो अटेंडेंस की लिस्ट आ जाएगी, ये भी अटेंडेंस की लिस्ट आ जाएगी, ये भी अटेंडेंस की लिस्ट आ जाएगी। लेट मी चेक, एक मिनट बेटा। लेट मी चेक बेटा, लेट मी चेक। यस, एवरीबॉडी इट्स ओके। हेलो मनीष कुमार,
तो जिन्होंने टेस्ट दिया था उनके लिए काफी अच्छी बात है कि उनके नंबर अच्छे आए हैं बेटा, बट इट इज स्टिल, इट शुड बी स्टिल बेटर। मैं आपसे बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ। लेट मी शो यू द रिजल्ट्स। जो ये ब्लैक ब्लैक किए हुए हैं, दैट मीन्स दे हैव गॉट गुड मार्क्स। स्टिल शुड बी बेटर। ओके बेटा, वी विल डिस्कस इट। कोई टेंशन की बात नहीं है, वी विल डिस्कस द टेस्ट। ओके, दिस इज योर इंग्लिश मार्क्स, दिस इज आल्सो गुड मार्क्स। somehow it is not, ये दिख रहा है आपको? वेरी गुड मार्क्स कोमल। इज कोमल हियर? कोमल है यहाँ पे? कोमल राम रखानी। हेलो कोमल, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बेटा। बाकी भी बच्चे जिनके नंबर अच्छे आए हैं, शना, पल्लवी, रोजमेरी, दीक्षा इज गुड आल्सो। द थिंग इज टू आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चंस वेयर यू कैन स्कोर। अभी तो मैंने जो पेपर डाला वो बीच बीच में मैंने मैथ्स भी डाला था, बीच बीच में मैंने और क्वेश्चंस भी डाले थे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट रुकना बेटा, बस एक मिनट। आई एम ट्राइंग टू अपलोड द पेपर। अगर पेपर होता तो वी शुड डिस्कस दैट पेपर एंड देन वी विल स्टार्ट। एक मिनट बेटा, बस जस्ट अ सेक। यस।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ठीक है, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कैसे हमने ये टेस्ट का जो रिजल्ट आता है हम किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। लेट मी शेयर दैट विद यू, ठीक है। मैं आपसे अब मेरे को आपकी जो कमेंट्स है वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू सीइंग दिस? ये देखो एक मिनट, ये दिख रहा है आपको? एवरीवन इज सीइंग दिस? एक मिनट, दिख रहा है? गुड गुड गुड। अब मेरे की आर यू सीइंग दिस? ओके, ठीक है। तो आई एम शोइंग यू द पेपर ऑफ राम रखीनी कोमल, ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या क्या डाटा आता है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर हर पेपर विद यू। उसका एक एक क्वेश्चन, आप ये मत बोलो कि सर ये गलत होता है या गलत होता है, जो सिस्टम में फीड किया वो सही है बेटा। और मैं उसकी आपको ऑफिशियल डिटेल दिखा रहा हूँ एक एक पेपर की हमारे पास जो है। लेट मी शो यू। Where is it? Yeah. Are you seeing? This is your email ID, Ram Rakhani, Komal. Are you seeing this? Okay. So let me share this. Sorry. Let me. Can I write over it? Yes. Highlight it. Can I highlight it? Okay. Yes, I can highlight over it. तो ये हमारे पास सारा डाटा होता है, देखो, ठीक है। ड्यूरेशन कितना टाइम रही, कितने टाइम में आपने सबमिट किया पेपर, कब आपने लॉग इन किया, कब आपने लॉग आउट किया, ठीक है ना। तो वी हैव एवरी डाटा, इवन योर लोकेशन आल्सो, ठीक है। तो वेयर यू हैव पार्टिसिपेटेड, ठीक है ना, कौन कौन सी क्लासें आपने लगाई हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं, देखो। शी आंसर्ड 70% ऑफ योर क्वेश्चंस, दैट इज 87 क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड, नॉट आंसर्ड वाज 30। देखो हमारे पास पूरा डाटा है, ठीक है, हर एक बच्चे का डाटा है। आई एम जस्ट शेयरिंग द टॉपर्स का जो पेपर है उसका जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उनके आंसर के, ये देखो, आंसर ठीक है या गलत है, उसके हिसाब से भी हमारे पास पूरे का पूरा डाटा है। आर यू सीइंग दिस थिंग बेटा? एवरीवन सीइंग दिस थिंग? हेलो? ओके ओके। तो दीज वी कैन गिव एवरी वन ऑफ यू, ठीक है ना। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जब भी पेपर देते हो, इसलिए बेटा मैं कहता हूं कि आप ऑनलाइन पेपर दिया करो। आपका डाटा सब कुछ, एक क्वेश्चन, एक एक चीज, आप कहाँ पे बैठ के दे रहे हो एग्जाम, आपने कितने घंटे दिए, आपने चीटिंग की या नहीं की, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं आपने, उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग कितनी होएगी, एक एक क्वेश्चन का डाटा है हमारे पास, ठीक है। जितने भी पेपर दिए हैं हमने अभी तक, आपको जितने भी पेपर दिए हैं, ये मैं तभी कभी दिखाता नहीं हूँ, बट दिस इज आई एम शेयरिंग बिकॉज आई डोंट हैव द पीडीएफ ऑफ द फाइल, क्योंकि मैंने सीधा ये पेपर सॉफ्टवेयर पे डाला था। नहीं तो पहले मैं वर्ड फाइल बनाता था, वर्ड फाइल से मैं इसमें डालता था, इस बार मैंने सीधा पेपर डाल दिया आपको, ठीक है। एवरीवन ओके? चलो, तो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग आगे। जैसे ये क्वेश्चन इजी था, जैसे नेत्रदान के टाइम पे जैसे हम बात करते हैं, इन द टाइम ऑफ आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड, द होल आई तो कभी नहीं होती भाई, रेटिना भी नहीं होता, रेटिना तो कर भी नहीं सकते हम, लेंस को भी नहीं कर सकते, वी कैन ओनली चेंज इज कॉर्निया, ठीक है, ओनली थिंग दैट इज ट्रू, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी थे, ये मतलब ये जो अगर आप बात करो तो ये इजी थे, ये भी क्वेश्चन इजी था इन द सेंस कि भाई ये देखो, ग्राउंड वाटर है, कहते जी फ्रेश वाटर कहाँ पे है सबसे ज्यादा अर्थ में, तो ये तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा आइस जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज है, दे आर वेयर, इनको किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। तो ये देखो आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ओके। ये 18,000, ये किसी ने किया क्वेश्चन? फ्रेश वाटर के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आई रिवर्स, देन is freshwater lakes, then, ठीक है, then it is 3 atmosphere, then 2, then 1, ओके। तो ये समझ लगा कुछ को, ये क्वेश्चन किसी को? क्वेश्चन नंबर 3, आई एम नॉट सीइंग योर, लेट मी सी योर क्वेश्चंस, एक मिनट, ओके ओके, गुड गुड गुड।
लेट मी 1 मिनट होल्ड करना। Anyone attempted this question? 5% of income of A is equal to 15% of income of B, and 10% income of B is equal to 20% income of C. It was so simple क्योंकि C की आपको दी थी, C की आपको दी थी ऑलरेडी। तो अगर आप इसको आराम से करते तो ये बड़े आराम से A प्लस बी प्लस सी पूछा था कंबाइंड इनकम। तो अगर आप आराम से करते 2000 दिया था, 2000 का अगर आप मेरे को बताओ 20% कितना होगा, 1/5 हिस्सा। 20% इज नथिंग बट 1/5 हिस्सा, तो ये 400 बन जाता। ठीक है, 400 ऑफ सी इज इक्वल टू 10% ऑफ बी। अब 10% निकाल दो इसका, इट्स इजी। ठीक है ना। ओके, 10% किसका निकालना है? सी का। ठीक है, 10% सी का निकालना है, मतलब 600 बनेगा ये। इसका 10% निकालो 2000 का, तो 600 200 बनेगा, 200 प्लस 400 600 बन जाना था। 600 अब 10% है बी का, उसके हिसाब से 15% देख लेना था। तो 10 अगर तीनों को ऐड करते तो इट वाज समवेयर अराउंड 18,000 आंसर बनता था ए बी और सी की इनकम। इतनी बड़ी बड़ी बाली वाली। हाँ, हार्वेस्ट सीजन के लिए कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बैसाखी तो होता ही होता है, क्या होली होता है? तो 2 नहीं होना चाहिए था। होली होता है, होली हो फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। दिवाली तो होता ही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ उन्होंने? हार्वेस्ट सीजन, अच्छा हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। बिहू पोंगल तो होता ही होता है, पोंगल भी होता है आई थिंक कि नहीं। लेट मी चेक इनके आंसर क्या क्या ये गड़बड़ तो नहीं की इन्होंने, जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक्स और वाई वाला, तो ये शुड हैव अटेम्प्टेड दिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। इफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर देन देयर एरियाज ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, ये भी आप कर सकते थे बड़े इजी से। तो वी कैन देन डू, ये भी क्वेश्चन इजी था, 4x ये 3 वाला, ये क्वेश्चन इजी था। क्यों, मैं अभी करके बताता हूँ। लेट मी डू दिस क्वेश्चन ऑन द, यहाँ पे करके था ना, हार्वेस्ट सीजन है, यस यस होता है होता है। समवेयर देयर विल बी ए ग्लिच ओवर देयर। लेट मी चेक इट आउट फॉर यू। जैसे ये बोल रहे थे कि भाई जी अगर 3x है, 3x और क्या है, लेट मी चेक, 4x3, ओके 4x3। तो 4x3 में हमें 984 ऐड किए, तो हमारे पास क्या आंसर आता है बताइए, क्या आंसर आता है? लेट्स, आंसर इज 13/4। ये पेपर में आया क्वेश्चन एक्चुअली में, 13/7, 13/7। लेट मी चेक, 13/7 वेयर इट इज। 7 यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ मेरे को भाई महारथी, क्या इसमें चले, 4 + 3 7 ही होने थे, और 8 में कितने ऐड करोगे कि भाई, क्योंकि ये कैरी ओवर नहीं हो रहा, कैरी ओवर नहीं हो रहा, 9 4 13 आने थे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं 8 में 1 ऐड करता हूं तभी यहाँ पे 9 बनते हैं। अगर मैं 8 में 2 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाता है बताओ? 8 + 2 10 नहीं हो जाते? तो फिर तो ये 14 हो जाने थे। तो आपको ये लॉजिक ही था कि भाई 8 में 1 ऐड करो, 8 1 9 हो जाएंगे। तो समय लग गए, एक्स और वाई का गुणा करके पूछा था, ठीक है। तो y 9 है,
x एक है, कितना है 10 आंसर था इसका। कौन सा क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था? थोड़ा सा तो दिमाग मैंने बोला था आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा प्लेट में आंसर रख के तो नहीं ना दूंगा मैं। एवरीवन गॉट इट? लग गया समझ? बताइए। चलिए चलिए, गुड गुड गुड, अगर समझ लग रहा है तो अच्छी बात है बेटा। गुड गुड गुड। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू। तो मैथ अगर एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए तो मैथ जरूर, पॉलिटी जरूर, साइंस जरूर, ये तीन चीजें तो आप छोड़ नहीं सकते हो बेटा। लेट मी डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। ये भी इजी था यार, ये क्वेश्चन तो अब आपको करने आने चाहिए। कि अगर एक साल पिता, एक साल पहले पिता जो था वो, उसकी एज जो थी वो 4 टाइम पहले थी। उसके बाद उनके बाद 6 साल बाद जो होएगा, जो सन की एज होएगी ट्वाइस दैट ऑफ फादर, उससे 9 साल बड़ी होएगी। तो जो भी है, ये क्वेश्चन रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, एज का बड़ा था। तो एज वाले क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हो। वर्क वाले क्वेश्चन इजी थे, और ये देखो इसने किए हैं, तभी इसके आंसर इतने नंबर बन पाए हैं। इसने क्या किया है, जो क्वेश्चन इसको समझ लगे इसने वही किए हैं। जैसे ये क्वेश्चन इसने छोड़ दिया 11वां, इसका आइडिया नहीं है, इट्स ओके। अगर नहीं आता तो आपको जरूरी नहीं कि सारी क्वेश्चंस करने हैं। ये देखो कैसे इजी क्वेश्चन डाला हुआ बीच में। सन एंड ऑर्बिट के, मार्स के बीच और जुपिटर के बीच में क्या बोला जाता है? उसको एस्टेरॉइड ही बोला जाता है। उसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्या ये आप क्वेश्चन कर नहीं सकते थे? कर सकते थे। नाविक कितनी बड़ी कराया, जिनका काफी 4-5 बच्चे हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो उनके ऊपर क्या बोल सकता हूँ मैं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये तो मैंने इतने अच्छे से करवाया था नाविक। ये देखो नाविक, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये इतना ज्यादा न्यूज में रहा ना, मैत्री चैनल, मैत्री चैनल, ये भी आप कर सकते थे। ये तो मैंने कराया भाई, इतना ये तो गलत नहीं होना चाहिए था आपका। सीधा सा पता था आपको। देखो क्या क्रिकेट में ब्लीडिंग गेम्स आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा था। सबने करेक्ट ढूंढना शुरू कर दिया होगा। इनकरेक्ट पूछा भाई यहाँ पे। तो इनकरेक्ट में तो ये समझ लग रहा है आपको, बेरी बेरी, ये गलत ढूंढना है। सबसे पहले तो ये गलत है, थर्ड वाला। समझ गए हो? तो ऑप्शन में थ्री, दोनों ऑप्शन में टू या थ्री, या टू या थ्री फोर, तो टू को आपको पढ़ने की जरूरत है। ये तो गलत होगा ही होगा भाई। ठीक है। रिकेट्स एक बोन की बीमारी है। स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स की बीमारी है। 2 3 तो आने ही थे, अब 4 चेक करो। मेंटल डिसेबिलिटी थोड़ा आती है, गोइटर में तो घेका बनता है भाई। समझ गए हो? गोइटर में याद है आपको, करवाया भी था। तो आंसर इसने देखो इस लॉजिक से करवाया होगा। शी हैज डन अ गुड मार्क्स। और जैसे ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ठीक है। तो मेरी बात सुनो, काजीरंगा इतना मशहूर पार्क है, सुंदरबन, कोलाडियो नेशनल पार्क, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया दैट आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसमें सिर्फ एक पार्क था, कन्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। मैंने करवाया भी था आपको कि दैट इज नॉट, नॉट पूछा है, नॉट। ये देखो, नॉट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये तीन एक जैसे थे, ये भी आप कर सकते थे। और ये तो आपको सर ने करवाया था भाई, ये तो मेरे को पास इसका सबूत भी है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स का। करवाया था कि नहीं करवाया था? सर ने करवाया ना प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, बताइए। यस, 2 3 4 आर इनकरेक्ट हरमन। ठीक है। तो ये करवाया था, तो ये आप कर सकते थे बड़े आराम से। किस तरह से इन्होंने करेक्ट पूछना है यहाँ पे देखो। सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन पूछना है, अंडरलाइन क्या करना है, पे रेड पेन से, अगर रेड पेन जाने देते हैं अंदर, या ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दो पेन लेके जाने हैं। ब्लैक पेन से ये चीजें मार्क किया करो, करेक्ट क्या पूछा है, करेक्ट थिंग पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है, वो चीज अंडरलाइन करा करो बॉक्स में डाल के, इस तरह से। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में पूछा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अरे भाई, इनको तो क्या कहते हैं, कौन डिक्लेयर करता है मेरे को बताओ? हु डिक्लेयर्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? बताओ। अब ये तो आपको आना चाहिए, सर ने करवाया था। क्वेश्चन इज शो नहीं हो रहे, हाउ इज इट पॉसिबल? बच्चों क्वेश्चन शो नहीं हो रहे, बताओ। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपको, ये वाला 18th क्वेश्चन? बंद कर दो एवरीवन।
हाउ इज इट पॉसिबल? लेट मी चेक। सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखना, अब देखना, अब देखना, क्या अब दिख रहा है आपको? एक मिनट वेट करना, अब दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखा। तो आप पहले बोलते ना। लेट मी चेक। ये दिख रहा था पहले जब मैं करवा रहा था, दिख रहा था। ये पीडीएफ फाइल दिख रही है, देखो। 18th क्वेश्चन दिख रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क? नाउ आर यू सीइंग दिस? एक मिनट चेक करना है मेरे को। लेट मी चेक ओवर द यूट्यूब एज वेल। ये दिख रहा नहीं आपको? ओके 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 ओके। तो लेट मी चेक कि अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर सकूं। चलो कोई बात नहीं बेटा, रहने देते हैं फिर। नहीं हो रहा तो फिर मैं इसका कोई हल ढूंढता हूँ कल के लिए। अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेट अस डिस्कस, जो कल रह गया था हमारा, थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। पहले हो रहा था, फिर क्या हो गया यार? चलो मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में हो जाएगा। हाँ मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है। तो हमारा जो थोड़ा सा डाइजेशन का रहता था, लेट अस फिनिश दैट टॉपिक। उसके बाद हम देखते हैं, तब तक अपलोड हो जाएगा। तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। ओके। तो लेट अस स्टार्ट बाय, कहाँ तक कर लिया था हमने? आई थिंक डाइजेशन काफी खत्म कर लिया था ना हमने। वी डिड लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो इलियम, जाजुनम और ड्यूडेनम कर लिया था ना। ड्यूडेनम, जाजुनम, इलियम, डीजेआई। वी डिड दैट ना। जी जी जी। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस, या दिस एज वेल। लेट मी शो यू। हाँ ये करना था आज हमने। ठीक है ठीक है ठीक है। लिवर के बाद वाला काम। तो मैंने जब आपको करवाया था लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मैंने बोला था डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, हमेशा याद रखना, ड्यूडिनम में। ठीक है। ड्यूडिनम में जो सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, डाइजेशन होती है। समहाउ, हाँ वो कराएंगे बेटा, कराएंगे, टेंशन मत लो। तो ये हमने ऑलरेडी बात करके आए थे कि ये क्वेश्चन होता है। लेट मी, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो ड्यूडिनम वाला हम करके आए थे कि ड्यूडिनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है। तो ड्यूडिनम में क्यों डाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, आप ये बात समझिए। ड्यूडिनम ऊपर किससे अटैच है? ड्यूडिनम हमने बताया एक सी शेप बैंड है, एक तरह का, इस तरह का सी शेप बैंड है, इस तरह का। ऊपर क्या अटैच है उसके, बताइए। व्हाट इज अटैच्ड अबव ड्यूडिनम? ड्यूडिनम के ऊपर क्या अटैच्ड है? किसी को भी नहीं पता? अरे नहीं यार, ऐसा मत बोलो। दिस इज योर नॉट पैनक्रियास। समझो इसको, समझो ध्यान से, इसकी प्लेसमेंट को समझो। ये है आपका स्टमक। स्टमच के ऊपर जो क्या है, ईसोफेगस आ रही है। ईसोफेगस आई, यहाँ पे लगी, यहाँ पे एक गेट है, उसका नाम क्या है? गेट लगा हुआ है। ठीक है। अरे यार स्लाइड शो नहीं हो रही क्या? स्लाइड शो नहीं हो रही बेटा? जी 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 जी, हो रही है, हो रही है। चलो रोटी दे दो भाई, आई दे रोटी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर से पाइप आ रही है वो स्टमक को कनेक्ट कर रही है। ठीक है ना। स्टमक में जब कनेक्ट कर रही है, वहां पे गेट लगा हुआ है, चैनल लगा हुआ है। वो चैनल जब वो ओपन होगा तभी खाना आपका पेट में जाएगा। उस गेट का क्या नाम है? कार्डियक स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था, जब भी याद रखना है। तो स्फिंक्टर का मतलब होता है गेट। ठीक है। कार्डियक का मतलब है, ये नहीं कि दिल का गेट है। कार्डियक का मतलब है ये ओपन होता है स्टमक में। ठीक है ना।
उसके बाद स्टमक के बाद एक फंडस उसकी बॉडी आती है, और बॉडी के बाद जब वो उसकी टेल आती है, टेल उसकी टेल कहां से कनेक्ट होती है? लेट मी शो यू अ पिक्चर। आई हैव दोस पिक्चर, लेट मी शो यू। ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, दिस इज स्टमक, ठीक है। स्टमक के पास ये बॉडी आ गई, जो ये चीज है यहाँ पे गेट लगा हुआ है, इस गेट का क्या नाम है बताइए? दिस इज योर कार्डियक स्फिंक्टर। अब ये बॉडी के बाद जब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होके आगे सी शेप बेंड है यहाँ पे, ये देखो सी शेप बेंड लिख रहा है आपको, दिस इज योर ड्यूडेनम। एवरीवन गॉट इट? दिख रहा है बेटा? गुड 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 गुड। अब ये जो अब ये जो सी शेप बैंड है, लेट मी ईट इट। हाँ जी हाँ। अब ये जो सी शेप बैंड है, इसका नाम क्या है? ड्यूडिनम। यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है, इस गेट का नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये जो ड्यूडिनम है, याद रखो, इधर पड़ा है इसके नीचे, यानी कि स्टमक के नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहां पड़ा है पैनक्रियास, ऊपर क्या पड़ा है? ये देखो लिवर लग रहा है, और इसके बाद क्या आ जाएगा? इलियम जैजुनम, ठीक है ना, जैजुनम और इलियम लग रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है जी। इतना समय लग रहा है एवरीवन? बताइए। ओके, नाउ अब ध्यान दो। एक मिनट। हाँ जी, अब ये जो ऐड कर रहे हैं हम, ऊपर आया है आपके पास लिवर, नाउ इट इज स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ पे है पैनक्रियास, ठीक है जी। अब तीनों की सिक्रीशन कहाँ जा रही है? ऐड कहाँ हो रही है? जैजुनम में, सॉरी ड्यूडेनम में, सी शेप बैंड में, दिख रहा है? अब ये सी शेप बैंड में, लेट मी रिमूव दिस आउट ताकि आपको ये दिख रहे क्लियर से। अब यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ ऊपर से बाइल डक्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से एक कॉमन बाइल डक्ट आएगा, वो जहां जुड़ेगा, ठीक है। दोनों की सिक्रीशन कहां जुड़ रही है? और ऊपर से क्या आ रहा है? फूड डिजेस्टेड बाय दी स्टमक। समझ गए? यहाँ पे एसिड है, एसिड क्या काम करता है? मैंने कल आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और सारे का सारे फूड को डाइजेस्ट करता है। जो सारी मेजोरिटी ऑफ द जो आपका 3 घंटे है, कम से कम 2 से 3 घंटे फूड है आपका, वो स्टमक में रहता है, ठीक है। ओके, तो स्टमक में जब फूड रहेगा इतने टाइम पे, तो उसको गलाने की कोशिश करेगा, और एसिड जो होएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटेक्शन दी गई है आपके स्टमक में, प्रोटेक्शन दी जाती है म्यूकस की, लेकिन ये म्यूकस की प्रोटेक्शन आपके आंतड़ियों में नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही फूड एंटर करता है यहाँ पे, पैनक्रियास और लिवर जो सिक्रीशंस है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस सिक्रीट करेंगी। अगर ये बेस सिक्रीट नहीं करती हैं तो आंतड़ियां आपकी जल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड जो है वो आपका ड्यूडेनम में एंटर करेगा, और ड्यूडेनम में एंटर करते ही वो जला देगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी गई है आपकी बॉडी द्वारा। समझ लग रहा है इतना? ठीक है, हम एसिड की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो रहा है। एवरीवन गॉट इट? ठीक है। अब ये आपको स्लाइड समझ लग रही होगी कि कहाँ पे ये तीनों चीजें क्यों आ रही है। पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? हेपेटिक से, लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल अपना जूस भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। एवरीवन गॉट इट? चले आगे। ये स्लाइड समझ लग रही है? देखो ये क्या पड़ा है? पैनक्रियास, ये स्टमक है, ऊपर है जहां पे कहीं स्टमक पड़ा होगा। स्टमक के बाद आता है सी शेप बैंड, इस सी शेप बैंड का नाम है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद ये जैजुनम, देन इलियम। एवरीवन गॉट इट? ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर हम। ये भी समय लग गया। लिवर जो है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, मैंने आपको बताया था, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी,
1.5 kg का इसका वेट ही होता है, जितना आपका ब्रेन का वेट है उसी के कंपैरेटिवली उतना ही वेट आपका लिवर का ही होता है। रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। बाइल लोब्ड होता है। बाइल लोब मतलब 2 लोब होते हैं, एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब। 2 हिस्से में इसको डिवाइड किया जाता है, एक छोटा हिस्सा जिसका नाम है स्मॉल लोब, एक बड़ा हिस्सा जिसका नाम है लार्ज लोब। वो यार दिख रहा है ना? सुन रहे हो ना मेरी बातें? हेलो? ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। तो बाइल लोब्ड होता है। बाकी मैंने आपको बताया था, जब हम लिवर की बात करेंगे आज के बाद, हमने लिवर को हेपेटिक बोलता है। हेपेटिक, ओके। तो हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ लिवर। हेपेटिक सर्जन, द सर्जन ऑफ लिवर जो आपका ये करते हैं, ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके। हेपेटिक लोब्यूल्स हो गया। आगे चलते हैं हम। वी हैव डन लिवर। लिवर के सेल्स जो होते हैं वो कौन से सेल्स होंगे? हेपेटिक सेल्स होंगे। हेपेटिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और किस तरह का बाइल जूस होता है? एल्कलाइन। हमेशा याद करना, बाइल जूस इज ऑलवेज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। एल्कलाइन क्यों होता है बताओ अब, क्या रीजन एल्कलाइन होने का? बहुत बढ़िया श्रुति। स्टमक से जो बाहर निकल रहा है आपका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वो एसिडिक है। इसका नाम रखा हमने काइम, कि काइल, काइम। काइम जो होता है वो एसिड इन नेचर होता है, और एसिड जैसे ही एंटर करता है आपका बाइल प्लस पेनक्रियास दोनों सिक्रीशंस उसको ऐड हो जाती हैं, और इसी कारणवश वो जो है जो एसिडिक होता है वो न्यूट्रलाइज होके आपके पास आगे बढ़ता है। अगर ये नहीं होंगे तो ये यहाँ पे गला देगा, आपकी आंतड़ियों को गला देगा, तो इंटेस्टाइनल कैंसर होने के बड़े चांसेस हैं, ठीक है जी। तो वी हैव डन दिस आल्सो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जी जी जी, ये देखिए, अब ये दिख रहा है ऊपर लिवर है इस तरह से। अगर आप देखो तो ये लिवर बना हुआ है, लिवर के नीचे यहाँ पे है ड्यू सी शेप बैंड है, इस तरह से। ये देखो लिवर है, लिवर के नीचे सी शेप बैंड है। ये गॉल ब्लैडर पड़ा है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोरेज हाउस है। स्टोरेज हाउस किसका है ये? इट इज द स्टोरेज आउट ऑफ योर बाइल, ठीक है ना। तो बाइल जो बनता है हेपेटिक सेल से, वो कहाँ जाता है? हेपेटिक डक्ट में। ये कौन से डक्ट है? ये देखो वाई शेप लिख रहा है, आपको दिख रहा है ये वाई शेप, ये डक्ट है सारे के सारे, ठीक है। ये सारा बाइल इकट्ठा कहाँ होता है फिर? सिस्टिक डक्ट में या गॉल ब्लैडर में, ठीक है। सॉरी, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर से इकट्ठा होके कहाँ जाता है? आपका कॉमन सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कब बोलते हैं? जब आपका गॉल ब्लैडर से और ऊपर से इकट्ठा होके जितना भी मटेरियल है, जितना भी बाइल इकट्ठा होके नीचे जाता है, कहाँ जाता है नीचे? ये एक मेन पाइप में जाता है। उस मेन पाइप का या डक्ट का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट है। ये सिस्टिक डक्ट है या कॉमन बाइल डक्ट है, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं उसको। कॉमन बाइल डक्ट अब कहाँ इकट्ठा होएगा? सारे का सारा नीचे जाने की कोशिश करेगा और एंटर करने की कोशिश करेगा ड्यूडिनम में। इसके साथ एक यहाँ से भी एक पाइप आके मिलती है, उसका नाम क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। पैनक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। एल्कलाइन समझ रखना ना, एल्कलाइन क्यों होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। ये दोनों अब एंटर करते हैं इकट्ठे मिलके, एक बड़ी पाइप बनाते हैं, और बड़ी पाइप एंटर करती है आपकी ड्यूडेनम में। उसका नाम है कॉमन, कॉमन मतलब कट्ठी, हेपेटो, लिवर, पैनक्रियाटिक जो पैनक्रिया से आ रही है, डक्ट। कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट नेम है इसको याद करना? कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, गुड। और वो कहां खुलती है जाके? ड्यूडिनम में। एवरीवन गॉट इट? जी बताइए। हेलो? ठीक है, मैं बता रहा हूं। ये लेट मी रिपीट वंस मोर, ताकि आपको सबको क्लियर हो जाए।
कुछ नहीं हो रहा बेटा, आपका लिवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लिवर में कहाँ बाइल प्रोड्यूस हो रहा है मेरे को बताओ? हेपेटिक सेल से। हेपेटिक सेल्स ने तो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूस करके कहाँ बाहर फेंकेंगे ना वो। बाहर फेंकने के लिए एक नाली चाहिए आपको, ठीक है। उस नाली का नाम है हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लिवर का डक्ट, नाली, लिवर की एक नाली, चैनल, ठीक है, मेन चैनल। वहां से ये चैनल होके कहा जाएगा? गाल ब्लैडर में। देखो, हेपेटिक डक्ट ओपन्स अप इनटू गाल ब्लैडर। यहाँ गाल ब्लैडर का क्या मतलब है? स्टोरेज हाउस ऑफ बाइल, ठीक है। जब किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो पीलिया हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। गॉट इट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, ये रेगुलेट करता है कि कितना हम बाइल बनाएंगे, कितना बाइल अंदर जाएगा, कितना बाइल की सिक्रीशन होगी, ठीक है। ये एक तरह का स्टोरेज हाउस ऑफ बाइल है। ये अपना बाइल प्रोड्यूस नहीं करता, ये स्टोरेज हाउस है। अब जब बाइल से गाल ब्लैडर से बाहर को निकलेगी एक नाड़ी, ठीक है, या जिसको नाली बोल लो आप, उस नाली का नाम है सिस्टिक डक्ट, जो बाहर निकल रही है गाल ब्लैडर से, ठीक है। गाल ब्लैडर से बाहर निकलेगी तो एक कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगा, ऊपर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों मिला के एक बड़ा चैनल बनाएंगे। आप देखा होगा, छोटी नालियां, फिर बड़ी नालियां, फिर उससे बड़ी नालियां, है ना, इसमें एंटर एंटर करती हैं। तो ये छोटी नाली एक और बड़ी नाली जो सीधी आ रही है उससे एंटर कर देती है, और एक कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है, नीचे आता है ड्यूडेनम के पास, आते आते इधर से दूसरी साइड से पेनक्रियास से एक डक्ट आ रहा है, एक नाली इधर से आ रही है, वो दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। इस इकट्ठी हुई नाली का क्या नाम है? कॉमन। कॉमन मतलब एक जैसी, एक तरह से जब मिल जाती है तो कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब वो कहां खुल रहा है? ड्यूडेनम में आपके, ठीक है जी, डन। इट इज इजी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं कि जो आपको समझ ना लगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब ये देखो, मैंने लिवर को भी हटा के आपको एक फोटो दिखाई है। ये जैसे है आपका गॉल ब्लैडर, ये ऊपर से आ रहा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ द लिवर, उन दोनों के बाद में जोड़ के क्या बन रहा है? कॉमन हेपेटिक, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये वाला कॉमन बाइल डक्ट, इसको बोलेंगे हम कॉमन बाइल डक्ट। डन। ओके। तो उसके बाद ये कहाँ खुलेगा? ये देखो, यहां से पैनक्रियास से एक आ रहा है, ठीक है, पैनक्रियास से आ रहा है एक लाइन, वो आपके खुल रही है सीधा, दोनों जुड़ के कहाँ खुल रहे हैं? आपका ड्यूडेनम में। जहां पे ये दोनों खुल रहे हैं वहां पे भी एक गेट है, उस गेट का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये समय लग रहा है एवरीवन? स्फिंक्टर का क्या मतलब है? एवरीवन बताइए। हम्म, ये पढ़ो। हम्म, ठीक है, ये स्टमक का है, ये स्टमक का नहीं, ये इंटेस्टाइन का गेट है, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये बंद होगा तो ना तो बाइल आ पाएगा, ना पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस आ पाएंगी यहाँ पे, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये याद रखना हमेशा कि बाइल जो सिक्रीट कर रहा है लिवर, उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते, याद है, कोई एंजाइम्स नहीं होते। लेकिन अगर ये बाइल ना होगा, या बाइल प्रोड्यूस करने में कोई देरी होएगी, या बाइल नहीं प्रोड्यूस होगा किसी कारणवश भी, ठीक है, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है उस बंदे का। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये जो है इसमें पिगमेंट होते हैं दो, बिलीवर्डिन एंड बिलीरूबिन। ये देखा होगा, लिखा होगा, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा फॉस्फोलिपिड्स, बहुत सारे बाइल साल्ट्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, पर इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, यहाँ पे कोई डाइजेशन करने के लिए नहीं होता। ये किसकी डाइजेशन करने में हेल्प करता है? हमेशा याद करना, फैट्स की, ठीक है। फैट्स की डाइजेशन आपकी बॉडी में और कोई एंजाइम इसकी डाइजेशन नहीं कर सकता है एक्सेप्ट बाइल,
ठीक है? तो फैट्स जब आप खाते हो, कोई भी तली चीज़ खाते हो, कोई भी तड़का लगाई हुई चीज़ खाते हो, चाहे वो सिंपल दाल है, चाहे वो रोटी के ऊपर घी लगा हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे भी, उसका नाम है इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे लिखा होगा देखो। लिखा है? लेट मी ये देखो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है? तो ये क्या करता है कि फैट का काम क्या होता है? देखो, फैट अगर आप तेल डालते हो पानी में, तो तेल इकट्ठा होता है, ठीक है? आपस में रहने की कोशिश करता है। ये सबने देखा है, ठीक है ना? वो एक वो सिंगल सिंगल स्फेरिकल बॉल में बन जाता है। जब वो इकट्ठा होएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जब बाइल सिक्रीट करता है आपका लिवर, तो उसको तोड़ के छोटे-छोटे हिस्सों में, मिसेली में कन्वर्ट कर देती है। लाइक में ये दिख रहा है? ये बाइल साल्ट आया, ये इतनी बड़ी फैट्स थी, ठीक है? उसको इसने हर एक छोटे-छोटे गोले को ना, छोटे-छोटे गोले में कन्वर्ट कर देना, इकट्ठा कर देना, ठीक है ना? हर एक छोटे-छोटे गोले को। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? इमल्सिफिकेशन। ये देखो, अब बाइल साल्ट दिख रहा है आपको? जब ये इतने बड़े मॉलिक्यूल को इस प्रकार से घेर लेगा और घेर के डाइजेस्ट करेंगे इसको, समझ रहे हो? इस घेरने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है? और यही यही चीज बाद में जाके यूज हो रही है आपके डिटर्जेंट्स में आल्सो। कभी आपने फैट लगे दाग निकालने की कोशिश की हो या हल्दी के दाग निकालने की कोशिश की हो, तो आपको पता होगा कि उनको घिसना पड़ता है काफी टाइम पे सर्फ लगा के। ठीक है? जब मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगा, वी विल डील विद दिस आल्सो। ओके? ये समय लग रहा बेटा? एवरीथिंग एवरीवन क्लियर विद व्हाई आवर जो बॉडी सिक्रीट्स बाइल? हाँ जी। और क्या फ़र्क होता है इसको? एक तो येलोइश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, ये आपको पता है। अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी या किसी कारणवश बंद हो जाएगी, तो जॉन्डिस हो जाता है, कभी आपने देखा होगा। जॉन्डिस वाले पेशेंट को हमेशा क्या होता है, आँखें पीली हो जाती हैं, चेहरा चेहरा का पीला-पीला होना शुरू हो जाता है, सारी बॉडी खट्टी-खट्टी शुरू हो जाती है उसके पास, है ना? ठीक है? हाँ, चलें आगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो ये साल्ट्स हैं, इसमें साल्ट का क्या काम है? ये मिसेली फॉर्मेशन करना, इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है? बाइल साल्ट का। बाइल पिगमेंट्स का क्या रीजन है? और ये एक बाइल साल्ट जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एक काम और भी है, लाइपेज को एक्टिवेट करना। ये प्रोड्यूस नहीं करता लाइपेजेस। मैंने शायद क्वेश्चन भी डाला होगा कल के पेपर में। जो लाइपेजेस है ना, मैंने आपको कितनी बार बताया था, जो लाइपेजेस होगा वो क्या डाइजेस्ट करेगा, ये एंजाइम क्या डाइजेस्ट करेगा? यहाँ पे भी एजेस आ गया, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस, एजेस आ गया, ASES। मान लो कि वो क्या है, एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम ही होगा वो, ठीक है जी। क्या डाइजेस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि आगे क्या लिखा हुआ। LIP, लिपिड्स में LIP होता है ना, तो लिपिड लिपिड क्या है? एक फैट है, आपको पता है। तो उससे याद करो, लाइपेजेस का मतलब होता है, आया था ना कल क्वेश्चन। गुड गुड गुड। मैंने डाला था, मेरे को पता था, मैंने शायद मैं डाला तो हुआ है ये क्वेश्चन, है ना? तो कुछ याद किया, आपको पता लगा। तो लाइपेजेस का मतलब होता है जो फैट डाइजेस्ट करता है। हमेशा याद करो, मैंने आपको लिपिड्स करवाए हुए हैं, याद करा? लिपिड्स कराया हमने, सिंपल लिपिड्स पढ़े थे, कंपाउंड लिपिड्स पढ़े थे, फिर हमने एक और पढ़ा था, डिराइव्ड लिपिड्स पढ़े थे, याद है? तो ये सिंपल जो लिपिड्स होते हैं, मैंने आपको फिर आगे भी क्लासिफिकेशन कराई हुई थी, फैट भी कराई थी और ऑयल्स भी कराए थे। फैट एंड ऑयल्स एंड वैक्स भी कराई थी, वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है ना? तो तब मैंने आपको ये बताया था कि ये लिपिड्स होते हैं सारे के सारे। फैट इज नथिंग बट ए स्मॉल क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो LIP से याद रख लो, लिप एजिस मतलब फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेजेस होते हैं, ठीक है? एक और एंजाइम भी होता है, लेट मी शो यू, प्रोटीएजेस। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं, प्रोटीएजेस। जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिएजेस। जो सीधी सी बात है, जो आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, उसको अमाइलेजेस। ये याद रख लो बस। सैलिवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो
ये तो मतलब जग जाहिर है अब आप आपके लिए, ठीक है ना। एजिस जहां लग गया, एंजाइम। आगे क्या लगा, लाइपेज लगा तो फैट डिजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस लगा तो प्रोटीन डिजेस्ट करेगा, न्यूक्लियस लगा तो क्या डिजेस्ट करेगा। ठीक है जी। आई विल ट्राई। ओके ओके ओके, लेट, मैंने तभी बोला, मैंने कल इसका पीडीएफ बनाई नहीं है। लेट मी शो यू कि क्यों, कौन कौन सा क्वेश्चन मैं आपको जिस तरह से आज दिखा रहा था, आई थिंक राम राम रखनी का, कोमल का पेपर, तो आई विल ट्राई कि वैसे आपका सबका आंसर, ताकि आपके मन में भी क्लैरिटी हो जाए कि पेपर आपका चेक होता है। हर एक क्वेश्चन को नंबर दिए जाते हैं, आपने जो टिक किया होगा उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे आपको। ठीक है। कितने घंटे में आपने पेपर सबमिट किया, दिखाया ना आज आपको मैंने, दिखा है ना सबको। ये भी पता लगा ना, लोकेशन भी होती है वहां पे, है ना। तो सब कुछ दिखा आपको। तो पूरे का पूरा चार्ट है, एक एक बच्चे का, जिस बच्चे ने भी पेपर दिया होगा उसका पूरे का पूरा चार्ट होगा। ठीक है। न्यूक्लियसिस बेटा, न्यूक्लिक एसिड को जो डिजर्व करेगा, तोड़ेगा, उसको न्यूक्लियसिस बोलेंगे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को। चलिए, तो एक्टिवेट क्या करता है ये लाइपेजेस को, कौन करेगा, ये ये तब ही, ये पहले बाइल साल्ट होएंगे, तभी आपकी डाइजेशन हो पाएगी फैट्स की। फैट की डाइजेशन से पहले एक चीज होना अनिवार्य है, उसका नाम है इमल्सिफिकेशन। जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होती, जितने मर्जी लाइपेजेस हैं वो इस फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे प्रोसेस पहला डाइजेशन ऑफ फैट्स का क्या है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है। जब आपने मल्सीफाई कर दी फैट, फिर सेकंड प्रोसेस आएगा, एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज। वो कौन कर रहा है, अगेन बाइल साल्ट्स। ये एक्टिवेट करते हैं, मतलब उसकी चाबी देते हैं, एक तरह से चाबी होती है। जब ये चाबी उसके तरफ ताले में खुल जाती है तो लाइपेज एक्टिवेट हो जाती है। तो लाइपेज को एक्टिवेट करने के बाद थर्ड प्रोसेस आता है जो हमारा, वो है डाइजेशन ऑफ द एक्चुअल छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ फैट्स। एवरीवन गॉट दिस। ठीक है। ओके, ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। जो सेकंड इसमें जगह है, ये देखो, वाटर भी प्रोड्यूस करता है, ये कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। और फॉस्फोलिपिड्स भी प्रोड्यूस करता है। तो एक ऐसा मात्र ऑर्गन है जो आपका बॉडी का, जो ये इतना सारा कुछ प्रोड्यूस करता है, फॉस्फोलिपिड्स भी, कोलेस्ट्रॉल भी। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं बताओ, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर बेसिकली किससे बनते हैं ये, किसकी टाइप है बताओ। क्या ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, क्या ये फैट्स की टाइप है, या लिपिड्स की टाइप है, या क्या ये प्रोटीन्स की टाइप है, या न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। डोंट हैव टाइम, यस यस यस। सबको पता है। गुड गुड गुड। तो ये मैंने आपको बताया था, ये डिराइव्ड लिपिड्स होता है। ये वाला जो होता है ये कंपाउंड लिपिड होता है। ये मैंने हम करके आए सारा, देखो ये सब कुछ आपने पढ़ के आए हो। दूसरी बात, जो बाइल पिगमेंट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, बिलीवर्डिन एंड बिलीरूबिन। ठीक है। तो बिलीवर्डिन एंड बिलीरूबिन जो है, ये किससे बनते हैं, ये हीमोग्लोबिन जो आपका तोड़ता है, टूटता है जब हीमोग्लोबिन, यानी कि जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जब कि आरबीसी को तोड़ा जाता है लिवर में। हमेशा याद करो, लिवर इज द चीफ डिस्ट्रक्टर ऑर्गन, गैराज ऑफ द आरबीसी। गैराज मतलब जब इसको तोड़ के इसके प्रोडक्ट्स को खाली किया जाता है। क्योंकि आप सबको पता होगा, आरबीसी का जो नॉर्मल दिनचर्या है, या दिन मतलब आपको उसके जो लाइफ है कितनी होती है आरबीसी की, 120 डेज की लाइफ होती है। जब 120 डेज खत्म हो जाते हैं, तो ये टूटने के लिए अपने आप कहाँ पे आता है, लिवर के पास आता है, स्प्लीन के पास आता है। और वो जब इसको तोड़ते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तो इसमें हीमोग्लोबिन तो निकलेगा ना भाई। ठीक है ना। तो जब हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है फर्दर डाउन, तो वो हीमोग्लोबिन टूटने टूट के जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है जी। और इसी कारणवश जो आप स्टूल पास आउट करते हो, उसका जो कलर है वो ये डिटरमाइन करता है। ठीक है। डन। एवरीवन गॉट इट। बताइए।
Everyone got it? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने मल्सिफिकेशन भी कर लिया, लाइप अच्छा लाइपेजेस के बारे में भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। ओके, नाउ वी शुड मूव ऑन टू yeah here next slide is अबाउट पैनक्रियास। पैनक्रियास एक ऐसा जो ऑर्गन है, एक ऐसा जो एक ग्लैंड है, अगर हम बात करेंगे जो बोथ है, हम एंडोक्राइन की बात भी करते हैं, हम एक्सोक्राइन की बात भी करते हैं। तो जो एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है, ये दोनों तरह का ग्लैंड है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका कुछ पार्ट है वो एंडोक्राइन है, कुछ पार्ट है जो एक्सोक्राइन है। हमेशा याद रखना, जब एक ग्लैंड में जो एक ग्लैंड है, ग्लैंड दोनों काम कर रहा है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी और एंडोक्राइन फंक्शन भी, उसका नाम है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। लेट मी यहाँ पे शो करने को आपको। ओके, ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे आपको शो करने दो मेरे को। ग्लैंड्स जो होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं वो तो हम बाद में करेंगे। लेट मी शो यू कि ये क्या करते हैं बेसिकली। ग्लैंड्स होते क्या हैं? जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब बाहर को सेक्रीशंस फेंकते हैं। एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं हम इसको, और हेट्रोक्राइन। ये पढ़ा है ना सबने? व्हाट इज एंडोक्राइन, व्हाट इज एक्सोक्राइन? हेलो, पढ़ा है ना? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, इसके कोई एग्जांपल बताओ फिर, अगर पढ़ा है तो बताइए। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी, सभी सभी। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, सभी ठीक हो बेटा, बिल्कुल सही बात है। स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। टीयर ग्लैंड हो गया, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड हो गया, ठीक है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब समझो इसका मतलब क्या है। एक्सो मतलब ये जब भी प्रोडक्शन होगी एक एक नाड़ी के थ्रू, मतलब एक नाली के थ्रू, ये सारी सिक्रीशन, यहाँ पे ग्लैंड लगा होगा, नाली के थ्रू वो सिक्रीशन बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। इसको बोला जाता है डक्ट ग्लैंड्स। डक्ट मतलब समझ लग गया? अब कितना डक्ट पढ़ के आए हैं, सोचो कितना डक्ट पढ़ के आए हैं। हमने पढ़ा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट। डक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, चैनल, एक नाली, ठीक है ना? लग रहे हो, समझ रहे हो? जहां से सिक्रीशंस होके गुजरेंगी, उसका नाम क्या है? डक्ट। तो हम जब बात कर रहे हैं इसका, इस ग्लैंड का क्या नाम है? डक्ट ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट ग्लैंड्स। अब ये जहां पे होएंगे सिक्रीशन, वो डक्ट के थ्रू वहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये समझ लग रहा है आपको? तो जो डक्ट है, या अगर ये ग्लैंड है कोई स्पीशियस, अगर आप एक क्लासिकल एग्जांपल देखो तो अपने ये जो स्किन के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं आपकी, दे आर सेबेशियस ग्लैंड्स एज वेल एज स्वेट ग्लैंड जिसको बोला जाता है। तो एक यहाँ पे होता है, लेट मी शो यू, इज अ ब्लैक कलर। यहाँ पे कभी बाल देखा? बाल की माइक्रोस्कोपी देखी होगी आपने, बाल यहाँ पे होता है, ये ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड के अंदर एक बाल होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत सारी वो होती हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल वेन्स एंड आर्टरीज होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? स्वेट, यानी कि स्वेट, पानी बाहर को प्रोड्यूस करता है, आपने देखा होगा। और कभी-कभी क्या होता है कि ये पानी के साथ ऑयल भी प्रोड्यूस करता है, तो बोलते नहीं ऑयली स्किन होगी ये काफ़ी, तो वो सेबेशियस ग्लैंड्स क्रिएट करते हैं,
ठीक है ना। सेबेशियस ग्लैंड आपके ऑयल सिक्रीट करते हैं, आपने देखा होगा, सर्दियों में तो नहीं लेकिन गर्मियों में काफी चिपचिपी सी स्किन हो जाती है, यस, हेयर की रूट, यस। तो हेयर के बिल्कुल नीचे अगर आप जाके देखते हो, स्किन के अंदर जब हेयर जाता है तो हम वहां पे देखते हैं कि इसके अराउंड ग्लैंड्स लगे होते हैं, उन ग्लैंड्स का क्या नाम है, सेबेशियस या स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है जी। ये क्या बाहर को निकालते हैं, ये वाटर, जिसको आप बोलते हो स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। पसीने की तरफ जब आपका आता है पानी बाहर को, उस तरफ आपको देखने को मिलेगा ये, और ऑयल भी स्क्रीट करते हैं ये। ठीक है जी। बाहर की तरफ डक्ट में बाहर की ओर लेके जाते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, हमेशा याद रखना, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, पहली बात। ठीक है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर करेंगे हम। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स मतलब जो भी सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। दूसरी बात, ये जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वहां पे एक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो सपोज आपका हाइपोथैलेमस से वो चला हुआ है, हार्मोन बना है, ठीक है ना, उसका सिक्रीशन आपकी क्या आपका रेगुलेट कर रहा है, थायराइड का फंक्शन कर रहा है। हाइपोथैलेमस से बना है, वो क्या रेगुलेट कर रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को रेगुलेट कर रहा है, टेस्टिस की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, ओवरीज की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। पर वहां पे तो नहीं ना हो रहा काम, समझ रहे हो। इसका मेन काम, इसको डक्टलेस इसलिए बोला जाता है कि ये डक्ट नहीं आते, इसमें कोई चैनल नहीं आता। ये सिक्रीशन सारी कहां जा रही है, ये ब्लड में जा रही है सिक्रीशन। ठीक है। तो ब्लड में जा रही है तो आपको डक्ट की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया हमने डक्टलेस ग्लैंड्स। समझ के मेरी बात। पहली बात, डक्टलेस का मतलब समझ आया, क्योंकि अब ये सिक्रीशन कहां जा रही है आपकी, सीधा ब्लड में, ब्लड में जाएगी और सारी बॉडी में ट्रेवल करेगी। ठीक है। इसीलिए इनका नाम एंडोक्राइन ग्लैंड रखा हुआ। दूसरी बात, एंडोक्राइन का ये भी मतलब होता है कि भाई जी जहां ये प्रोड्यूस हुआ है वहां पे एक्शन नहीं करेगा। पैनक्रियाज में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो पैनक्रियाज में एक्ट नहीं करेगा, कहां जाके एक्ट कर रहा है, ये विल दैट विल गो एंड एक्ट इन द ड्यूडिनम। समझ रहे हो। अगर पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वहां पे वो सिक्रीशन कर रहा है, सिक्रीशन कहां जा रही है आपकी, सिक्रीशन जा रही है इन दी ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में वहां पे एक्ट कर रही है। ठीक है। पूरी ब्लड में एक्ट कर रही है। इंसुलिन अगर बात करते हो, द मेन एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या ड्यूडेनम में एक्ट करेगी या कोली, नहीं, वो पूरे बॉडी में एक्ट करेगी भाई। इंसुलिन का लेवल क्या होता है, जब इंसुलिन सिक्रीट होता है खाना खाने के बाद, इंसुलिन बहुत सिक्रीट होता है, वो क्या न्यूट्रलाइज करता है, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज ये थोड़ा कि भाई सारी बॉडी में एक जगह पे ग्लूकोज इकट्ठा हुआ पड़ा है, सारी बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है। अगर यहाँ पे अभी आप करो ना, यहाँ पे पिन प्रिक करो या आप खून निकालो यहाँ से, तो ग्लूकोज होगा। यहाँ पे करोगे तब भी ग्लूकोज होगा, यहाँ पे करोगे तब भी ग्लूकोज होगा। तो सारी बॉडी में ग्लूकोज फैल रहा है आपका, ग्लूकोज, है ना। ये ज्वलनशील पदार्थ है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है इंसुलिन। वो कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। ठीक है। ओके। ओके। हेट्रोक्राइन कौन सा होता है, हेट्रोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस इकट्ठे करते हैं। ठीक है जी। अब समझ लगा आपको ग्लैंड्स के बारे में कुछ। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पैनक्रियाज इज ए काइंड ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड वेस्ट, तो क्या मैं इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोल सकता हूं। तो आपको पेपर में ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब आप सबको समझ लग गया। तो एक्सोक्राइन में ये क्या प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस, याद रखिए। पैनक्रियाटिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज ऑफ कोर्स, बट एक्सोक्राइन, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ये डक्ट के थ्रू जाएगा। एवरीवन गॉट इट। चलिए, ठीक है। उसके बाद इसकी पीएच देखो क्या होती है, एल्कलाइन इन नेचर होती है। बाइल की पीएच क्या होती है, एल्कलाइन इन नेचर होती है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो एसिड आ रहा है स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है। ये एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है। ये देखो, एक्सोक्राइन फंक्शन, ये डक्ट वाले ग्लैंड है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमेशा याद रखना, ये दो तीन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसमें तीन प्रकार के सेल्स होते हैं ग्लैंड्स में, ए सेल्स या जिसको अल्फा सेल्स बोलते हैं, बी सेल्स जिसको बीटा सेल्स बोलते हैं, और डेल्टा सेल्स। ठीक है जी।
ओके, चल हाँ जी। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करता है, ए, बी और सी सेल्स, इसको जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम है। हमेशा याद रखना, ए सेल या अल्फा सेल इज फॉर ग्लूकागॉन, इंसुलिन का है लिए बीटा सेल, बीटा लैंगहैंस सेल्स बोलते हैं, आइल्स ऑफ लैंगहैंस, ठीक है ना? तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये जगह का नाम है। ये उस स्टोर का रूम है, ये जो वो कमरा है जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। 3 कमरे, ए, बी एंड डी कमरा, ए, बी, डी। ए कमरे का नाम है अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स किसके? लैंगहैंस के, ठीक है ना? उस कमरे का नाम क्या है? अल्फा सेल्स ऑफ लैंगहैंस। बी कमरे का नाम है बी सेल्स या बीटा सेल्स ऑफ लैंगहैंस। और डी का नाम है, तीसरे कमरे का नाम है डी या डेल्टा सेल्स ऑफ लैंगहैंस। एवरीवन गॉट दिस? यहां तक क्लियर बेटा? कोई इशू यहां पर? अच्छा ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दो सिक्रेशन ए और बी, ए और बी ये दोनों रेगुलेट करते हैं ब्लड का शुगर लेवल, ठीक है? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, काम इन दोनों का उल्टा है, समझ लो? अगर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बॉडी वो क्या होगा, जब आप खाना खाते हो तो एकदम से खाना खाते हो, आधे पौने घंटे बाद जब अब्जॉर्प्शन, एक डेढ़ घंटे बाद अब्जॉर्प्शन हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है? ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी। उसको रेगुलेट करने के लिए आपकी बॉडी क्या छोड़ेगी अब? इंसुलिन। इंसुलिन जब छोड़ती है तो इंसुलिन का काम क्या है? इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देना? हार्मलेस ग्लाइकोजन, विच इज ए पॉलीसेक्राइड, विच इज ए काइंड ऑफ स्टार्च, ठीक है ना? अब ये आपकी बॉडी में शुगर नहीं बढ़ाएगा। ये आप कौन कर रहा है? ये काम ग्लाइकोजेनोसिस का काम कौन कर रहा है? ये कहां पे हो रहा है? हमेशा याद रखिए, लिवर में, ठीक है? पर कर कनवा कौन रहा है? पैनक्रियास। समझ के मेरी बात बेटा? इट्स ओके, डन एवरीवन, ठीक है जी? तो मैंने क्या बोला, इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में, ब्लड ग्लूकोज में या आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज आ गई है तो उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? इंसुलिन का है। रेगुलेट के मेरा क्या तात्पर्य है कि भाई इसको किस में लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसका क्या नाम है? ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजन में। ये कोई एक पॉलीसेकेराइड है। ये काम कहाँ हो रहा है? लिवर में हो रहा है, लिवर में स्टोर हो रही है। लेकिन ये काम कर कौन रहा है भाई? इंसुलिन, ठीक है जी? डन। जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पैनक्रियास। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, आप खाना नहीं खाते हो, आपको बॉडी को फिर भी जरूरत है, जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में, ग्लूकोज कम हो गया है आपकी बॉडी में किसी कारणवश, या बहुत काम करते हो आप, तो अब जो जहां पे स्टोर किया है आपने लिवर में, वहां से वापस बुलाना है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करना है ग्लाइकोज में। एक और हार्मोन आता है, उसका नाम है ग्लूकागन। एवरीवन नो दिस? ग्लूकागॉन। अब ये क्या करेगा? जो स्टोर हुआ ग्लाइकोजन उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज आपकी बॉडी में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी। एवरीवन गॉट दिस? ठीक है? इसका एक्शन एंटागनिस्टिक इन नेचर होता है। एंटागनिस्टिक मतलब इंसुलिन बढ़ गया, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। अब आपको जरूरत पड़ी है ग्लूकोज की, चाहिए आपको, तो क्या करेगा आपका बॉडी? क्या प्रोड्यूस करेगा पैनक्रियास? ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन। समझ रहे हो? ग्लूकागॉन छोड़ेगा आपका पैनक्रियास, ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। डन, ठीक है? स्टोर हाउस कौन है? लिवर। लिवर में पड़ा हुआ है, लिवर में एक्शन, पर काम कौन कर रहा है भाई? पैनक्रियास। डन, ओके। नेक्स्ट हार्मोन या थर्ड कमरे में एक और हार्मोन पड़ा होता है, उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन ये क्या काम करता है? विच डिक्रीजेस बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ये तीनों के ओवरराइडिंग कैरेक्टर होता है, ये मेन स्विच होता है एक तरह का। इफ सोमैटोस्टेटिन हार्मोन इज ऑफ, ठीक है, तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन अपने आप को रेगुलेट करेंगे। इफ इट इज ऑन, अगर इसका स्विच ऑन है तो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन डिक्रीज हो जाएंगे दोनों लेवल, ठीक है जी? डन। तो ये ओवरराइडिंग या मेन स्विच की तरह एक्ट करता है एक तरह से। डन, एवरीवन गॉट दिस? एंड इट इज ए काइंड ऑफ एंडोक्राइन इनोरेशन। बताइए, आगे चलें फिर।
अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और डिस्कस कर दूं। आप सबने सुना होगा कि भाई जी यार आप सोचोगे कि लिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैनक्रियास, बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए? अगर मेरे को लिवर और पैनक्रियास में चूज करना पड़े तो बताइए बताइए जल्दी, दिमाग के। सबका आंसर गलत है। लिवर नहीं, पैनक्रियास बहुत जरूरी है भाई। यू हैव ऑल हर्ड अबाउट स्टीव जॉब्स। शुड आई टेल यू हु वाज स्टीव जॉब्स? है ना? उसको कौन सा कैंसर था? कौन सा कैंसर था उसको? पैनक्रियास का। ठीक है, ही हैज ए पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, ही ओनली सर्वाइव 1 ईयर। नॉर्मली लोग 6 महीने से ज्यादा इसके ऊपर काट नहीं सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि वो इतना मिलियनेयर था, उसके बाद क्वालिटी हेल्थ केयर था, 1 साल तक जीवित रहा वो। ओनली ड्यू टू बिकॉज क्योंकि वो इतना अमीर था, बट 1 साल से ज्यादा वो भी नहीं काट पाया, सोचो। ठीक है ना? तो ऑलवेज याद रखो, लिवर हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट। अगर आपका लिवर फैटी है या अगर आपका लिवर 10% भी काम कर रहा है तो ही और शी कैन मैनेज। ये पर्सन कैन मैनेज, मरेगा नहीं वो। ठीक है ना? तो लिवर के पास रीजनरेशन की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। एक ऐसा मात्र ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो रीजनरेट कर सकता है, नॉट फुली, बट इतना कि आपका काम चल सके। बट पैनक्रियास उल्टा। पैनक्रियास अगर आपका जाता है भाई किसी कारणवश भी, तो यू विल नॉट सर्वाइव एट ऑल। ठीक है ना? दैट पर्सन, नॉट यू, but that person will not survive. Why? Because there will be imbalance in glucagon and insulin. अब आप बोलो सर दो ही तो हार्मोन है, आप बाहर से भी तो दे सकते हो भाई। यही तो चक्कर है। आपकी बॉडी में बड़ी हर जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है ना? तो अगर कम हो गया तो बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया तो कम कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। आप ये नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी, आपको हर बार खाना खाने के बाद दवाई खानी ही पड़ती है। आपकी बॉडी रेगुलेट करती है अपने आप को। ठीक है? तो ये रेगुलेटरी स्विच ही उड़ जाते हैं सारे के सारे। अगर ये सारे फंक्शन ये खास करके ये ना भी होएगा तो चलेगा। एक्सोक्राइन का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंडोक्राइन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैदे ओ यार, ऐसा मत बोला करो अब राधा जी। मैदा-मुद्दा क्या करना है यार, वो डाइजेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट दैट डज़न्ट अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है ना? बट दिस विल अफेक्ट योर हेल्थ। ठीक है ना? If a person is having some problem in pancreas and especially in the endocrine function, तो that will definitely affect your health. क्योंकि अब आपकी बॉडी का नेचुरल सिस्टम खत्म हो चुका है। यू विल नॉट सर्वाइव। अब बोलो सर इसका इसका क्या फायदा होगा? भाई खुद से सोचो। इंसुलिन नॉट रेगुलेशन में जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बीपी। बीपी को आप जिसका नाम बोलते हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होएगा, उसके बाद आप कंट्रोल भी करना चाहोगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि बॉडी में रेगुलेटरी नाम की चीज़ नहीं है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन आपस में काम नहीं कर रहे हैं। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। दोनों पे तीसरे बंदे का कंट्रोल नहीं है। यस, 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 बिल्कुल सही सोफिया जी। तो यू आर गेटिंग दिस वन? तो दिस इज़ समथिंग अबाउट योर इंटेस्टाइनल डाइजेशन। चलें आगे? तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ये आपको बता दिया मैंने, पैनक्रियास। व्हाट वाज आवर लार्जेस्ट? लिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस होते हैं, दैट वी ऑल डिड। ठीक है? और पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो कौन सेक्रेट करता है? एक्सोक्राइन वाला। ठीक है? एंडोक्राइन अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हमने सिर्फ डाइजेशन के बारे में बात करना, तो वी विल ओनली टॉक अबाउट एक्सोक्राइन फंक्शन। तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है पैनक्रियाटिक जूस को बनाना। पैनक्रियाटिक जूस में क्या-क्या होता है ये देखो। व्हाट इज प्रोटीएज एंजाइम? क्या डिसाइड डाइजेस्ट करेगा वो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? यस, 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 बिल्कुल समझ लग रहा है अब आपको? न्यूक्लियस विल डिजेस्ट। किसका हिस्सा होता है ये? लाइपेज क्या डाइजेस्ट कर रहा है? अमाइलेज क्या डाइजेस्ट कर रहा है?
तो क्या इसको याद रखना कोई बड़ी चीज है? आसान है। देखो मैंने आपको बेसिक करवाया हुआ था इसलिए आपको आसान लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज इट इज ए डिफिकल्ट थिंग टू याद करना अगर आपको रट्टा मारना पड़े तो। पर मैं चाहता हूं कि आप रट्टा मत मारो, ठीक है, आप समझ के कर लो। कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा है इसको समझना। अब ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन लगा हुआ है यहाँ पे, मैंने ट्रिप्सिनोजन के बारे में बात किया, ये देखो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, कीमो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइड का नाम सुना आपने कहीं? कहां पे सुना था हमने पेप्टाइड का नाम? कौन सी लिंकेज इसमें? कहाँ पे? कार्बन, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड गुड गुड, प्रोटीन में। याद है? डीएनए नहीं, प्रोटीन में भी पढ़ा था हमने, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्डेज प्रोटीन में होती है, ठीक है जी। तो आप समय लग रहा है? कैन यू इसकी आप अगर आपको पूरा ना पता हो व्हाट इज प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस एंजाइम के बारे में, एजिस से आपको पता लग गया एंजाइम है, पेप्टाइड से पता चल गया कि ये प्रोटीन का एंजाइम है, आगे जो भर्ची भाड़ पे जो भर्ची लिखा हो, यू नो कि ये किसको डिजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। लग की समझ? ठीक है जी। डन डन डन। यस। अब आप जब ऐसा बोलोगे तो अगले वाला बंदा हैरान रह जाएगा, यार क्या बात है, इसको इतना पता है। ठीक है। होल ऑफ द मेडिकल साइंस इज अबाउट दिस। अगर आपको तोड़ना आ रहा है ना वर्ड को, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है आपके और आपको वर्ड को तोड़ना आ रहा है, अगर मैं बोलूं हेपेटो पेनक्रियाटिक, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, तो डक्ट का भी मतलब पता है, कॉमन का भी पता है, हेपेटिक का भी पता है, और पेनक्रियास का तो पता ही आपको, तो यू विल नो कि भाई ये किसकी बात हो रही। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप और भी बता सकते हो, सर इसके आगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी होता है जो इसका गेट है जो इसको रेगुलेट करता है। बताओ और क्या पूछना चाहते हो आप? ठीक है ना। तो मेडिकल साइंस इज इजी। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। इसमें एक चीज यहाँ पे मैं और बता कर रहा था, जैसे ट्रिप्सिनोजन पहले कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन आगे किसको कन्वर्ट करेगा, देखो तोड़ेगा किसको, जाके प्रोटीन्स को तोड़ेगा इन पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स को आगे तोड़ेगा कीमोट्रिप्सिन। ये सारे के सारी सिक्रीशंस कहाँ पड़ी हैं, ये सारी की सारी जो सिक्रीशंस है ये आपकी पड़ी कहाँ पे है, बताइए मेरे को। ये आपका पैनक्रियाटिक जूस में पड़ी है। ठीक है। ओके। डन। ठीक है। चलिए। हाँ जी हाँ जी, जाइमोजन सोफिया जी, जाइमोजन्स एक तरह से प्रो एंजाइमेटिक प्रिकर्सर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जैसे इनएक्टिव है, ये जाइमोजन है। जब इसमें एक्टिव, जब तक आपका काइमोट्रिप्सिन पड़ा है आपकी बॉडी में पड़ा है, जब तक इसके ऊपर ट्रिप्सिन नहीं जुड़ेगा तो इट विल बी इनएक्टिव। जो इनएक्टिव रहेगा ये जाइमोजन है। ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक चीज चाहिए, उसका नाम है ट्रिप्सिन। जब तक ट्रिप्सिन नहीं बनेगा, इसीलिए ट्रिप्सिन बना पहले। ये ट्रिप्सिन क्यों बना? ट्रिप्सिनोजन इज द बेसिकली पार्ट ऑफ योर पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। ये देखो लिखा हुआ ना पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में ट्रिप्सिनोजन। जब तक ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं हो जाता इसमें, ये जाइमोजन है। ये लाइक लेट मी सी दिस, ये देखो। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन पहले कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, ये एक्टिव हुआ तो ये एक्टिवेट करेगा कीमोट्रिप्सिन को। याद है? कीमोट्रिप्सिन एक्टिवेट होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड जो ऊपर बना इसको डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड लिंकेज में शॉन एक एक सिंपल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। डन। ठीक है। ये हम सब कुछ करके आए थे पहले। गुड। एक और एग्जांपल भी दी थी, याद है मैंने जब आपको करवाया था कि लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास बाइल सिक्रीशंस आती हैं। ठीक है, जब तक बाइल सिक्रीशन या बाइल साल्ट्स नहीं होंगे तो लाइपेज एक्टिवेट नहीं होगा। तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ जाइमोजन। ठीक है जी। डन। ओके ओके। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर थिंग। ये हमने कर लिया था, ये एक तरह से आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, नहीं करना चाहते तो छोड़ दो, कोई बात। बट इसमें कोई बहुत बड़ी का बात नहीं बोली गई, ये करवाया हुआ है आपको सब। यू नाउ कैन अप्रिशिएट कि भाई हमने फाउंडेशन अच्छी की है। समझ रहे हो? तब आपको ये चक्कर नहीं पड़ रहा सर ये कैसे याद करें या क्या करें, क्या कैसे समझ नहीं लग रहा। कभी ये कार्बोक्सिलेज बोल देते हैं, कभी पेप्टाइड बोल देते हैं, कभी ये कुछ बोल देते हैं।
लाइपेज बोल देते हैं, हमें याद नहीं आ रहा। नाउ यू कैन इजिली रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, डन। फायदा है ना पढ़ाने का ऐसे, क्यों ऊपर ऊपर से पढ़ाया करूं सीधा। आई कैन कवर दिस टॉपिक होल ऑफ दिस डाइजेस्टिव इन वन लेक्चर ओनली, बट याद नहीं रहेगा। ठीक है, बट इस प्रकार से आप याद रख सकते हो आप। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो थर्ड ग्लैंड्स है हमारे, उसमें हमने दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, क्रिप्स ऑफ लूबरकुहन, ठीक है, और ब्रूनर्स या ड्यूडिनल ग्लैंड्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों का कोई काम नहीं होता। ठीक है, इन्होंने सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करना है, और म्यूकस सिक्रीट करके क्या करना है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना है नीचे वाली जो आपकी लाइनिंग है, जो सॉफ्ट लाइनिंग है, ये जो को आप देखो आंतड़ियों को प्रोटेक्ट करना है, इनका एजेंट होता है म्यूकस का। बस म्यूकस के बड़े काम होते हैं ये आपके, अगर कोई यहाँ पे बैक्टीरिया आ भी जाता है, बाहर से बैक्टीरिया आ जाता है तो उनको ट्रैप कर सकते हैं या आप। ठीक है, तो बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये सारा कुछ, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में बस यही होते हैं, लिवर कुहन और ड्यूडिनल ग्लैंड्स। ठीक है जी, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मैंने पढ़ा ये। यू कैन नो नाउ व्हाट इज दिस, डाइपेप्टाइडेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। ये तीनों क्या करेंगे? लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोज। कोई बंदा बताए मेरे को कौन किस प्रकार के सैकराइड्स हैं ये, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी टाइप करिए, जल्दी जल्दी। मोनो, मोनो तो नहीं है यार, ऐसा मत बोलो। लैक्टोस क्या है, बताइए लैक्टोस क्या होगा? मोनोसेक्राइड है कि डाइसेक्राइड है? खुद बता रहा हूँ, डाइसेक्राइड है। तो जो लैक्टेज है वो, लैक्टेज को जो डाइसेक्राइड है, ये सारे डाइसेक्राइड्स हैं, ये डाइसेक्राइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोनोसेक्राइड में। क्यों करेंगे मोनोसेक्राइड में? क्योंकि भाई बॉडी आपकी जानती मोनोसेक्राइड्स को है, ही विल नॉट आइडेंटिफाई डाइसेक्राइड। ठीक है ना, तो पहले पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट किया, फिर डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया। अब मोनोसेक्राइड से नीचे नहीं जा सकते हम, तो मोनोसेक्राइड को आप ऑब्जर्व कर लेते हो। समझ रहे हो, कंप्लेक्स इनटू सिंपल। अब ये देखो क्या खेला चल रहा है, अब आपको खेला समझ लगेगा। देखो, नाउ लेट अस जस्ट एक स्लाइड में रिकैप्चुलेट एवरीथिंग इन द इन वी हैव डन अप टिल नाउ। ठीक है, तो हमने सीड्स पढ़े, सीड्स को आप नीचे जमीन में गाड़ते हो, तो उसके भी हमने तीन चार मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़े थे जब हमने पढ़ा था। वेजिटेबल्स हो सकते हैं या फ्रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स में भी हमने कहा वेजिटेबल्स जो होते हैं भाई जी, वो आइदर दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट्स, लीव्स। पढ़े है ना, पढ़े है कि नहीं पढ़े है? ठीक है, अब ये जो कर रहे हैं स्टेम, रूट, लीव्स में, अगर आप इसको बायोलॉजिकली देखो तो क्या कर रहे हैं, कम सिंपल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स में। एवरीवन गुड विद दिस? एवरीवन गुड विद दिस अप टिल हैज या ओके। दूसरी प्रकार हमने बोला एक और तरीका भी है प्लांट्स का स्टोर करने का, वो नाम है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्यों करते हैं भाई जी? फ्रूट्स करते हैं ताकि जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, याद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने इतनी टाइप की पढ़ी है, तो इसके बारे में तो बता ही नहीं सकता मैं। वी हैव डन कि इसमें इसमें एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। वी हैव डन कि इसमें सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, कैलेक्स होते हैं, कोरोला होता है। अब ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज रिवाइज, इससे ज्यादा सिंपलर वे में कोई नहीं पढ़ाता बेटा। ठीक है, अब ये आगे जाके हमने पढ़ा क्लीस्टोगैमस फार्मस, ठीक है ना, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी जिसको बोला था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ के आए थे, जो बैट्स करती हैं। बैट्स क्या करती हैं बताओ, कौन सी पॉलिनेशन करती हैं बैट्स? जल्दी जल्दी बताइए, वहां तो बड़े बोल रहे थे, अब क्या हुआ बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्रॉस पॉलिनेशन तो करते हैं, लेकिन इसका एक अनीमोफिली नाम नहीं पढ़ा था हमने?
तो वो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऑर्निथोफिली, अनीमोफिली, ये हम पढ़ के आए ना, सारा कुछ पढ़ के आए ना, ये सारा कुछ पढ़ाया ना आपको। लेवल का कर तो कराया ना, अच्छे लेवल का कराया ना ये सब कुछ, बताइए। गुड गुड। उसके बाद हमने कहा कि ये फ्रूट्स भी बेसिकली, अगर मैं इसको बायोलॉजिकली बोलूं, तो ये अगर आप स्टार्च खाते हो तो ये स्टार्च है। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं शुगर्स। डन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो मैं खा रहा हूं अपनी डाइट से, ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स होंगे सारे के सारे। व्हाट आर कम्प्लेक्सेस? ये के सारे सारे पॉलीसेकेराइड होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लियेसिस हो, प्रोटीन होंगे, ये यहाँ पे फैट्स होंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है ना। ये कम्प्लेक्स हैं सारे के सारे, न्यूक्लिक एसिड होंगे। अब जब इनको खा रहे हो आप, आपकी बॉडी इनको नहीं पहचानती, ठीक है ना। आपकी बॉडी को फिर से तोड़ना पड़ेगा ये सारा कुछ, ताकि कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल की तरफ चले, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल की तरफ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ तोड़ने के लिए आपको तोड़ने वाले एंजाइम्स चाहिए। और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियेजेस, पेप्टाइडेजेस, प्रोटीन प्रोटीएजेस, ठीक है, लाइपेजेस। यू हैव ऑल डन दिस। आर यू कनेक्टिंग दिस होल सिनेरियो? बायोलॉजी समझ लगी अभी तक, जितनी भी करवाई है, ठीक है। और हमने सेल लेवल तक ये सब कुछ पढ़ा है, टिश्यू लेवल तक ये मैंने आपको करवाया हुआ सारा कुछ। फिर हमने सर्कुलेशन भी करी है सारी की सारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी करा है सारे का सारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी करा है, और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यार बेसिकली हम क्या चल रहा है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है आपकी बॉडी में। तो वी हैव कनेक्टेड ऑल ऑफ द बायोलॉजी। इसके बाद एक चैप्टर या दो क्लासेस और लगेंगी आपकी, दैट विल बी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो आती है डाइवर्सिटी की, क्लासिफिकेशन की। तो शायद आज ही शुरू कर लें अगर टाइम मिल रहा है तो, नहीं तो कल शुरू कर देंगे इसको। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन एवरीवन? टैक्सोनॉमी, यस। तो जब टैक्सोनॉमी भी हो जाएगी तो यू विल गेट ए वेरी बिग पिक्चर। ओके, ये काम चल रहा है, ठीक है। वो कोई नई चीज नहीं चल रही है, वही चीजें हम रिपीट करेंगे। यू नो, वी हैव डन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में डिफरेंस करके आए थे जब मैंने आपको सेलुलर बायोलॉजी करवाई थी। आई डोंट नो दिस। तो नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज ये पढ़ के रखना, प्रोकैरियोट सेलुलर एक वाला चैप्टर पढ़ के रखना। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था। अब आपको ये याद करना इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने बेसिक्स बन चुके हैं आपके। यू हैव टू बिल्ड अपॉन दैट बेसिक्स। तो मैंने आपको, अगर फर्स्ट लेक्चर किसी बच्चे ने मेरा देखा हो, और देखा होगा आप सबने, तब मैंने ये डायग्राम बनाया था। मैंने कहा था यू नीड टू फोकस अपॉन योर नॉलेज बेस। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस, ऊपर बिल्डअप करना आसान है। अगर मैं सिर्फ आपको यही करवाऊंगा, नीचे नॉलेज नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तब भी मैंने कराया था, 2 महीने पहले भी यही करवाया था, और आज भी यही करवा रहा हूं। नॉलेज बेस बढ़ाओ। अभी सिर्फ नॉलेज बिल्ड की तरफ चलो। काफी मोस्ट ऑफ यू हैव आर लेस देन इवन 21 ईयर्स ओल्ड। अगर मेरे को इतनी ज्यादा सूझी होती ना, तो हम ज्ञान नहीं बांट रहे होते, हम आईएएस ऑफिसर बने होते, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है आपका, आपको सर कराएंगे भी एंशिएंट इंडिया में, अरहत का। इट इज ए कंसेप्ट इन बुद्धिज्म, ठीक है ना। जब पढ़ लेते हो ना, इतना दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग इन अ वेरी फिलोसॉफिकल सेंस आल्सो। तो अरहत इज ए कंसेप्ट इन महायाना बुद्धिज्म। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज महायाना, व्हाट इज हीनयाना बुद्धिज्म। इतना नॉलेज है देखो। और मैं तो मेडिकल का बंदा हूँ, देखो मेरे को इतनी नॉलेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अरहत इज ए कंसेप्ट इन महायाना बुद्धिज्म, इन विच दे बिलीव कि एक एक तो होता है ना कि भाई मेरा निर्वाणा हो गया। निर्वाणा मतलब मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, बाकी जाए बाढ़ में, ठीक है, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। अरहत इज दैट पर्सन, या बोधिसत्वा का कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। अरहत इज दैट पर्सन हु नॉट ओनली अपने आप को नहीं तारता, दूसरे बच्चों को या दूसरे अपने अनुयायियों को आगे लेके जाता कि आप ही मोक्ष की प्राप्ति करो, ठीक है ना। मेरा तो काम हो चुका है, मेरा टाइम हो चुका है, आई हैव fulfilled my wishes now. I will also like you to become the better version of yourself. Okay? तो यही मैं करना चाहता हूं।
तो मैं अपने आप को एक अर्हत मानता हूँ कि चलो भाई मेरे को जितना अचीव करना था, जितना मेरे को शो करना था, आई एम ईज़ी मेरे को आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई हैव, द क्वालिटी ऑफ लाइफ आई एम हैविंग, बट आई लाइक यू टू यू नो बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है? वो आप कब बनोगे? जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे। मेरे पास इतनी सुविधाएँ नहीं थी, मेरे पास इतना ज़्यादा वो नहीं था, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आई विल जस्ट बी लाइक योर गाइड। बट मेहनत तो आपको करनी है ना, आपको चलना पड़ेगा। अर्हत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आई विल ट्राई कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द सोफिया शुड बिकम a good person, and good person means you should realize his dreams, his or her dreams, ठीक है ना? बट मेहनत तो आपको करनी है ना बेटा। अब आप जो टेस्ट दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपको भी तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे जितनी तो मेहनत करो। ठीक है? इफ आई एम दैट मच पैशनेट अबाउट समथिंग, यू शुड बी पैशनेट यार। अगर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर इज डूइंग दिस मच ऑफ फन, मैंने कल की छुट्टी भी नहीं ली। इवन जैसे मर्जी हो, मैंने आपका टेस्ट रात को बना के सुबह आपको टेस्ट दिया। You should be that much be diligent, that much be perseverant enough to go through this. It is difficult and arduous job, no doubt about that. तभी मैंने बोला कि बेबी स्टेप्स रखो, नॉलेज बेस बनाओ, कोई बात नहीं। आप बनना है भाई। टीना दबी स्टार्टेड दिस वर्क व्हेन ही वाज इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है? 9th स्टैंडर्ड में शी हैज अ वेरी क्लियर विजन, शी हैड वेरी क्लियर विजन कि भाई मेरे को करना है आईएएस, बाकी चाहे भाड़ में, बाकी डॉक्टर बनते रहे, फालतू की फूकी-फूकी मानते हैं, मारते रहे, मेरे को बनना है आईएएस। तो मेरे को उसने शी कुड हैव जॉइन्ड लेडी हार्डिंजर कॉलेज मेडिकल में, बट नो, कहती कि मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को बनना ही आईएएस है। आपके पास ये सब कुछ एवेन्यू है, टाइम है आपके पास। बट ये है कि अभी आप कभी कई बच्चे के कई बार कल मेरे को फ़ोन भी आया, सर मेरे नंबर ही ब कम है, मैं छोड़ दूँ। अरे भाई छोड़ना क्यों है भाई? माइनस में भी नंबर आएँगे तो क्या हो गया? इट शुड नॉट बी डिस्करेजिंग। अरे भाई पेपर को एनालाइज़ करो, कहाँ पे गलती की मैंने? एवरी पेपर हैज़ गॉट a chink in its armor। व्हाट इज़ chink in its armor? मतलब कि वो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे दिमाग लगाया उसको पराजित किया जा सकता है। जैसे मैंने कल का एग्ज़ाम दिया था आपको, आई थिंक आई हैव ईज़िली गिवन यू 80 क्वेश्चन्स व्हिच यू कुड हैव डन ईज़िली। नॉट ईज़िली, थोड़ा-सा दिमाग तो चाहिए ना, यू आर vying फॉर a वेरी गुड जॉब, थोड़ा तो दिमाग लगता है। जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक, कल काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं लग रहा था, वो 4x वाला, थोड़ा-सा दिमाग तो चाहिए ना भाई। तो ये अब जितना मर्ज़ी पढ़ लेते मैथ्स, आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। तो बस x और y की वैल्यू पूछी गई है। समझ रहे हो? मेहनत करो, दिमाग लगाओ, 70 से 80 क्वेश्चन इसी प्रकार के आएँगे, जो दिमाग लगाने वाले होंगे। उसको दिमाग बाकी जो क्वेश्चन है, मैं मतलब बाकी जो 70-80 में आपका नॉलेज बेस होना ज़रूरी है। याद करो, मैंने आपको टेस्ट दिया था स्पेस वाला, उसमें भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन करके दिखाए थे, जो कि भाई जिसका टाँग या पैर आप पकड़ सकते थे। ज़रूरी नहीं कि 100% आपको पेपर आना चाहिए। यू शुड गेट एट लीस्ट 60% करेक्ट आंसर्स। इफ यू आर स्कोरिंग 60% मार्क्स, अब बच्चे पूछते सर क्या पास, कितने पास होने वाले, कितने पास होने वाले? अरे भाई मेरे हिसाब से तो सिर्फ जो 60% लाता है वही पास है। ठीक है? इसका मतलब 90% ऑफ यू हैव फेल्ड, इसका ये मतलब नहीं है। एनालाइज़ करो, कोई बात नहीं, अभी फेल हो गए कोई बात नहीं, मेरे साथ फेल हो जाओ कोई चक्कर नहीं। इन एग्ज़ाम यू नीड टू पास। ठीक है? वैसे तो आपका जो कट ऑफ जाएगी इन कैटेगरी, इट इज़ ओनली 45%, पर मैं नहीं चाहता कि 45% पे रुको। यू शुड गेट एटलीस्ट 60% नंबर। जब 60% नंबर आने शुरू हो जाएँगे, आप एग्ज़ाम दोगे, आपको लगेगा एग्ज़ाम में क्या मज़ाक पूछा रहे हो। ठीक है ना? तो यू विल बी स्मार्टर। यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के पहले यू नीड टू डू हार्ड वर्क, एंड दैट हार्ड वर्क इज़ यू नो डू एवरी। और बहाने मत बनाया करो यार मेरे साथ, सर जी मेरे को फलाना काम था, मेरे को ढिमकाना काम था। मैंने तो सुबह भी पेपर दिया, शाम को भी पेपर दिया, दोनों का कंबाइंड रिज़ल्ट भेजा मैंने। ठीक है ना? तभी ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है? आपके लिए कोई परेशानी मत हो। मैंने सुबह भी पेपर दिया और मैंने रात को भी पेपर दिया, शाम को भी पेपर दिया और रिज़ल्ट भी शाम तक 9:30 बजे तक इट वाज़ विद यू। ठीक है ना? अब ये बोलो कि मैं बोलूँ कि मेरे को करने की क्या ज़रूरत है? आई एम अर्हत, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सक्सीड, बट मेहनत आपकी लगेगी बेटा। मेहनत आपकी लगेगी, पेपर भी मैं चेक करके दे रहा हूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ।
मैं करूँगा और मैं करूँगा भी, अभी भी चेक करके दूँगा। आई एम मैं नोट्स भी लिख के दे रहा हूँ उनको कि भई यहाँ पे आपकी गलती थी, ये आप और सुधारो। आई एम ट्राइंग कि एक क्लास कहीं न कहीं से निकाल के एक क्लास और लूँ आपकी और रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में आपको हेल्प करूँ। आई विल ट्राई, जितना मेरे से हो सकता है आई विल ट्राई, बट यू नीड टू डू द लेग वर्क फर्स्ट। ओके? चलिए, बड़ा हो गया अरहत की बात, बड़ी होगी बद्धिज़्म की बात। चलिए आगे चलते हैं। अ, रिबका आपका कर दूँगा मैं बेटा। मेरे को याद कराते रहा करो क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, समहाउ आई लॉस्ट टच विद ऑल ऑफ थिंग्स। जिनके आए होते हैं वो भी रह जाते हैं, ठीक है ना? तो जैसे-जैसे मेरे को याद कराते रहोगे आप, मैं करता रहूँगा, ठीक है? चलिए, लेट्स कम बैक। ओके, सो वी हैव डन अप टिल हियर। ओके, ये सब कुछ हो गया। माउथ में डाइजेशन कर ली, स्टमक में डाइजेशन कर ली है, लिवर में डाइजेशन कर ली है हमने, पैनक्रियास में डाइजेशन कर ली है, ठीक है? और हमने ये भी बात कर लिया कि इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी अगर हम बात करें तो 3 पार्ट होते हैं। इसको चाहे आप, एक ऑफिशियल नेम नहीं है ये, हम जो लोकल नेम है, जैसे आपका जो घर का नेम होता है वो वैसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया इसको। सीकम, कोलम एंड रेक्टम। दिस इज द टर्मिनल पार्ट। सीकम पहले आता है, कोलन बाद में आता है और रेक्टम एंड में आता है, ठीक है? सीकम इज द प्लेस विच इज कनेक्टिंग योर, ये देखो, अब देखो मेरी बात सुनो। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट फॉर यू ताकि आपको इजी लगे। देखो, सबसे पहले माउथ, देन क्या आएगा? फूड कहाँ जाता है? बताइए जल्दी 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 बताइए। एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद सबसे पहला हिस्सा क्या है उसका? बक्कल कैविटी, याद नहीं? सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और यूवुला, ठीक है ना? हमने पढ़ के आए थे कहाँ जिसको बोला था बक्कल कैविटी। टंग इज आल्सो ए पार्ट, टीथ आर आल्सो पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। पढ़ा था ना आज हमने, कल लास्ट क्लास में। वेयर डज द मूव फ्रॉम बक्कल कैविटी? फूड मूव्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। ईसोफेगस, ऑफ कोर्स ईसोफेगस, लेकिन ईसोफेगस से ऊपर क्या आता है पहले? कनेक्ट करो ना, कनेक्टिंग जॉइंट क्या है इसका? फेरेनेक्स नहीं आता? याद है हमने फेरेनेक्स पढ़ा था। इसमें भी हमने पढ़ा था ओरो फेरेनेक्स, नेजो फेरेनेक्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, है ना? तो फेरेनेक्स, लेरिंजो फेरेनेक्स पढ़ा था, लेरिंक्स यहाँ पे आता है जो। इसके बाद आता है आपका ईसोफेगस। आर यू कनेक्टिंग इट? ईसोफेगस, ईसोफेगस जहां खुलता है स्टमक में, वहां पे गेट लगा है, उस गेट का क्या नाम है? बताइए 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 जल्दी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, कार्डियक। कार्डियक वाला जब खुलता है तो स्टमक के अंदर खाना जाता है। स्टमक का बॉडी का प्रॉपर लाइनिंग क्या नेम है उसका? फंडस। फैंटा होता है ना, फंडस, फंडा, ठीक है ना? ओके, आफ्टर दिस देयर इज कनेक्शन। यहाँ पे एक गेट लगा होता है जो कि इसको कनेक्ट करता है ड्यूडिनम, सी शेप ड्यूडिनम के साथ में। क्या नाम होता है उसका? वेरी गुड, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। सी शेप का क्या नाम है? दिस इज नाउ अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सी शेप एंड का क्या नाम है? यस, बहुत बढ़िया रोहित कुमार जी, दीक्षा जी। तो इसका नाम है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के यहाँ पे, लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। यहाँ पे एक चीज पड़ी होती है, क्या नाम है? सॉरी, यहाँ पे एक चीज पड़ी होती है, क्या नाम है उसका? क्या नाम पड़ता है यहाँ पे? बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, पैनक्रियास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक ऊपर यहाँ पे एक चीज पड़ी है, उसका क्या नाम है? बताइए बताइए जल्दी। लिवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिवर के साथ में यहाँ पे एक स्टोरेज हाउस पड़ा, उसका क्या नाम है? गॉल ब्लैडर, बहुत बढ़िया। यहाँ से राइट और लेफ्ट लोब होते हैं, आपको पता है, छोटा लोब राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब बड़ा होता है, ठीक है ना? सॉरी, राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। तो यहाँ से एक नीचे की तरफ आती है, उसका नाम क्या है? क्योंकि ये हेपेटिक से आ रही हैं, नाड़ियां नीचे को आ रही हैं। क्या नीचे को आ रहा है? वी कॉल दैट एज हेपेटिक डक्ट। वेरी गुड। हेपेटिक डक्ट से कहाँ जाता है सारे का सारा जो बाइल सिक्रीशन है, कहाँ जाती है स्टोर होने के लिए? कहाँ जाती है बताइए जल्दी जल्दी जल्दी।
गाल स्टोन में। गाल स्टोन के बाद कहाँ जाती है? कॉमन सिस्टिक सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट में फिर कहाँ जाती है? कॉमन बाइल डक्ट में। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से आती है तो दोनों कहाँ मिलके जुड़ के कहाँ पे खुलते हैं ड्यूडेनम में? कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। वो कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होता है बताइए? गेट वहां पे भी लगा होता है। उस गेट का क्या नाम है बताइए? जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया हमने आज सारा लेक्चर जितना करा है। दैट स्फिंक्टर इज नेम्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, आज ही पढ़ा था हमने। ओडी। बहुत बढ़िया अमनदीप कौर जी। बाकी क्या सो रहे हो? हम्म। स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके आगे पार्ट है हमने ड्यूडेनम के बाद पढ़ा था। व्हाट आर दोस पार्ट? डी जे आई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब जो लास्ट पार्ट है उस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम। एवरीवन गॉट दिस? इलियम को कनेक्ट कराना है आपको बाकी के सारे बड़ी आंतड़ियों से। उस बंदे का क्या नाम है? सीकम। ठीक है। सीकम इज अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, आपको याद करा दिए, डीजेआई। ठीक है ना? इसी फॉर्मेट में याद रखना है। टेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। इलियम के बाद जो है वो बड़ी आंतड़ियां शुरू हो जाती हैं। उस बड़ी आंतड़ी में क्या नाम है? सीकम। ठीक है। सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। सी सी आर। एवरीबॉडी गॉट दिस? सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट। ठीक है जी। ओके। जो सीकम है, सीकम के बाद जो कोलन है, कोलन, लेट मी शो यू द फोटो हेयर। ये दिख रहा है आपको कोलन? ये दिख रहा, ऊपर जा रहा तो असेंडिंग कोलन, साइड में जा रहा तो ट्रांसवर्स कोलन, नीचे को जा रहा तो डिसेंडिंग कोलन। ऊपर असेंडिंग, इधर के बाद ट्रांसवर्स, सीधा ट्रांसवर्स का मतलब ही ये होता है ट्रांसवर्स, ये नीचे को डिसेंडिंग। ये तीन अंतड़ियां दिख रहे हैं आपको? बड़ी बड़ी अंतड़ियां, जिसको बड़ी अंतड़ियां भी बोला जाता है। इसका तीन पार्ट, ये कोलन के पार्ट है। एवरीवन गॉट दिस? जी बताइए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ओके ओके। तो किसी एक बच्चे को नहीं समझ लगता तो ही और शी कैन आस्क मी। ठीक है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कोई। ठीक है। तो ट्रांसवर्स असेंडिंग कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है। डिसेंडिंग कॉलम विल फर्दर, उसके बाद एंड वाला पार्ट क्या है? रेक्टम के साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है जी। डन। तो कोलन बड़ा होता है, सीकम छोटा होता है, रेक्टम छोटा होता है। ठीक है जी। और रेक्टम, रेक्टम जो है वो कहाँ खुलता है? एनल स्फिंक्टर में, एनस में। ठीक है जी। ओके। देखो एनल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब समझ रहे हो? जो कंट्रोल करता है आपका, वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। ठीक है जी। डन 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 डन। चलिए, तो इसका फंक्शन मेनली क्या होता है? बस खत्म ही है आज हमारा काम। फंक्शन इसका मेनली होता है टू रीअब्सॉर्ब वाटर करना। यहाँ डिजेशन नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। जो मैक्सिमम डाइजेशन का काम है वो खत्म हो जाता है बड़ी आंतड़ियों में, उसके बाद नहीं चलेगा। माउथ से स्टार्ट होता है, इवन ड्यूरिंग एसोफेगस, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, यहां तक डाइजेशन चलती है। और उसके बाद का काम है अब्जॉर्प्शन का। अब्जॉर्प्शन भी मेनली कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। देयर इज नो अब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस इन योर स्टमक, इन योर ब्लड, सॉरी, इन योर माउथ। अब्जॉर्प्शन का काम है इसको अब्जॉर्ब करना, जो न्यूट्रिएंट्स निकाले हैं, जो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ गए हैं हम, तो सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब करने का काम जो है मेजोरिटी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं है बेसिकली, कोई चीज रहंद खूंद जिन्हों दी ना, जी चीज रह जाती है उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली ये वाटर अब्जॉर्ब करती है और विटामिन, ये दो चीजें अब्जॉर्ब करते हैं आपके डाइजेस्टिव पेस्ट से। ठीक है जी। ओके। चलो, एक याद रखना है यहाँ पे, विटामिन के जो है खास करके, ये इसकी अब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी सारे, ऑलमोस्ट सारे ही के सारे ही वो आपके ऊपर ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो विटामिन के है दैट इज हियर बेसिकली अब्जॉर्ब्ड हियर, लार्ज इंटेस्टाइन। We have done this also.
आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू नाउ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, तो म्यूकस की सिक्रीट करना, ठीक है, लुब्रिकेट करने के लिए। ठीक है, अब ये देख रहा हूँ, फुली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड अल्कलाइन फ्लूइड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल। तो हमने पढ़ा, एक मैंने आपको शायद करवाई भी थी, लेट मी शो यू। ये देखो, ये करवाई है। बक्कल कैविटी से जब फूड स्टमक में जाता है उसको बोलते हैं बोलस। डन। स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको बोलते हैं काइम। ये एसिडिक इन नेचर होता है, याद है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा तो उसको हम बोलते हैं काइल। ठीक है, तो वेयर विल बी द एंजाइम कीमो ट्रिप्सिनोजन, कीमो, CHY, समझ लग गया। कहां होगा वो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि वहां पे काइम बोला जाता है। लग रहा है वर्ड भी आपको बता सकते हैं आंसर के बाद। ठीक है जी। Chemotrypsinogen will be in the small intestine. It will not be in the large intestine. Why? Because it is chyle here. CHYLE. ये alkaline in nature होता है। Done? चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Now we should go on to do this. Yes, yes, yes. Absorption. तो अब्जॉर्प्शन तीन प्रकार से हो सकती है हमारी बॉडी में। अब्जॉर्ब कैसी करता है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, कोई भी विटामिन है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, आपकी आंतड़ियां अब्जॉर्ब करती हैं उसको हमेशा की, सीधी सी बात है। आंतड़ियां भी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्यों करती हैं, क्योंकि इसमें हेयर लाइक ग्रोथ होती है जिसको आप बोलते हो विलाय। विलाय प्रोजेक्शंस में, लेट मी शो यू सम विलाय। थिंक दिस आर द विलाय। ये दिख रहा है आपको, ये आंतड़ियों में कुछ इस तरह से अब्जॉर्व करने वाला बना होता है। कुछ नहीं होता, बाहर की तरफ वाल नहीं होते जिद्दां वाल, इदा सोचो कि अंदर की तरफ आ अपनी आंतड़ियों च इदा दे वाल होंगे एक तरह के, ठीक है ना। ये बाल होते हैं। और ये देखो नीचे क्या है, इनको बालों के अंदर क्या लगा, कुछ ऐसे स्पेशल तरह के बाल हैं जिनके अंदर नाड़ियां, ये देखो दिख रहे हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टीरियोल्स, ठीक है ना, विन्यूल्स। पढ़ाया था ना हमने सब कुछ। तो ये बहुत छोटी-छोटी फॉर्मेट्स में होते हैं और ये सारे कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, देखो नीचे आ रही है, एक मेन चैनल चल रहा है आर्टीरियोल्स में या विन्यूल्स में। आर्टीरियोल से ये कहाँ जाएंगे, आर्टरी में। आर्टरी में, मेन आर्टरी में, मेन आर्टरी से हार्ट में, हार्ट से प्यूरिफाई होने में, फिर सारा सर्कुलेटरी सिस्टम जितना पढ़ा, कल क्वेश्चन भी डाला था ना इस पे, मैंने डाला था, किया था उसको। तो डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा था वो क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि ऑप्शंस बड़े लंबे लंबे थे, थोड़ा समझने करने वाले थे, है ना। थोड़ा दिमाग तो लाना आना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई कहीं के सिर या कहीं का पैर आप पकड़ ही सकते हो किसी ना किसी चीज का। ठीक है, तो रिवाइज करना ये आपके ऊपर है, ये मैं नहीं करा सकता हूं मैं आपको। रिवाइज आप वैसे हम रोज कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कर ही लेते हैं। तो जो अब्जॉर्प्शन है वो फर्दर तीन प्रकार के हो सकते हैं, पैसिव भी करवाया, एक्टिव भी कराया, फैसिलिटेटेड भी कराया आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब एनर्जी लगेगी, एनर्जी मतलब जब एटीपी लगेगा, जब किसी चीज को बाहर निकाल। और इस पे भी शायद एक क्वेश्चन था कल, था ना, आई थिंक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे या पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। जी जी जी, हमेशा याद रखना, ये देखो लिखा हुआ, ये स्लाइड जरूर रख लेना अपने पास। इस पे अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत है आपको पास, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, पैसिव का मतलब होता है धक्का लगा के, मतलब धक्का लगा के नहीं, मतलब कहने का मतलब होता है कि भाई इसमें आपकी एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव मतलब अपने आप होता जाता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा या साथ में होगा। कंसंट्रेशन जब मैं बोल रहा हूं तो बाहर सोचो, अगर ये सेल है तो बाहर ये पार्टिकल्स पड़े हैं इस तरह से, अंदर इसके सिर्फ दो पार्टिकल हैं, बाहर इसके बहुत सारे पार्टिकल पड़े हैं इस तरह से। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कंसंट्रेशन कहाँ है, बाहर ज्यादा है ना कंसंट्रेशन इसकी, बाहर ज्यादा है ना। सपोज ये सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं या कोई और मॉलिक्यूल है, ये बाहर ज्यादा है, अंदर तादाद कम है, तो ये बाहर से अंदर बड़े आराम से चले जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी क्या, एनर्जी, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसको मैं ये बोल दूं, इट इज मूविंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब था डिफरेंस, कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहां पे कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे वो ज्यादा है, ज्यादा से हाई टू लो जाएगा विदाउट एनी स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाई टू लो, लेट मी शो यू। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये हायर कंसंट्रेशन है बाहर,
ये सेल के अंदर है, सोचो ये सेल का अंदर है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको देखो बाइलिपिड दिख रहा होगा, बाइलिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है ना? तो ये देखो, और बाहर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा, अंदर क्या है, 2 है सिर्फ, कंसंट्रेशन लो है। तो ये हायर टू लोअर जा रहा है, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, हाई टू लो ही जाता है हमेशा, लो टू हाई में डिफरेंस आता है, लो हाई टू लो जा रहा है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो चीजें होती हैं, दो रीजन होते हैं। एक तो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल गेट खोला गया है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको पाकिस्तान में जाना हो, ठीक है, तो इंडियंस वहां पे बहुत कम है, या बहुत ज्यादा कम लोग हैं जो कि वहां पे जाना होगा आपको। तो इंडियंस क्या करते हैं, नानकपुर जो लांगा है, नानकपुर कॉरिडोर हमने खोला था पिछले साल, तो हम गेट के थ्रू एंटर करते हैं, एक स्पेशल गेट के थ्रू। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तभी आप इस गेट के थ्रू अंदर कर सकते हो, और जितने मर्जी चले जाओ, उनमें कोई रोक नहीं लगाई थी उन्होंने, जितने मर्जी लोग जा सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये भी कुछ इस तरह से गेट होते हैं, ये समझ लो। लेकिन इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, सपोज यहाँ पे कोई फी नहीं लगती है, ठीक है। तो फी नहीं लगती है तो सीधे के सीधे अंदर चले जाते हो। ये भी अगेन दे मूव अलोंग दी, दे मूव अगेंस्ट, सॉरी ये लिखा होगा, सेम एज दी पैसिव बट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सम कैरियर सब्सटेंसेस। कैरियर मतलब गेट लगे होते हैं यहाँ पे, गेट के अंदर वही जा सकते हैं जिनके पास पासपोर्ट होगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, याद रखो, इसमें नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। लग गए समझ? तो मेन याद कर लो कौन कौन जाता है, वाटर भी ऐसे जा सकता है, एसिड फैटी एसिड्स भी ऐसे अंदर जा सकते हैं, विटामिन भी ऐसे जाते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज अमाइनो एसिड इस प्रकार से अंदर जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब आपको ग्लूकोज को अंदर डालना है, या गैलेक्टोज को अंदर डालना है, या Na पॉजिटिव को अंदर लेके जाना है, तो यू नीड टू मूव अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए, ठीक है। बाहर कम, अंदर ज्यादा, ये अंदर ज्यादा है, अंदर फिर भी बाहर से अंदर लेके जाना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है, तो यहाँ पे तो एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगा। लो कंसंट्रेशन है बाहर, वहां से भी खींच के जो बचे खुचे पार्टिकल अंदर लेके आना है, तो दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको पूछे कोई बंदा कि भाई जी किस प्रकार से आंतरियों से अब्जॉर्प्शन होती है, तो 3 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी है, पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और 2 प्रकार से हो सकते हैं, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के आगे 2 टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं वो बताइए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के, बताइए बताइए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड योर, बताइए बताइए क्या है, ये देखो लिखा हुआ, या डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, हाँ पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दो चीजें होती हैं, ठीक है। और एक्टिव में तो आपको पता है, एक्टिव का नाम लग गया तो आपको पता है कि भाई ये एनर्जी के साथ ही जाएगा अंदर, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद, लेट मी शो यू, ये आपने कर लिया था, असिमिलेशन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये आंतड़ियां, ये विलायें हैं, ठीक है। ओके, डन, एवरीवन गुड विद दिस? ओके 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 ओके, बस दिस इज ऑल अबाउट, ये लास्ट वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाती है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये स्लाइड की स्क्रीन, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। तो दिस फिनिशेस योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक ये चैप्टर रहेगा और उसके बाद जेनेटिक्स है, देन वी आर फिनिश विद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपका सीएपीएफ में अभी आती नहीं इतनी ज्यादा। दिस आई विल डू, दिस आई विल कवर ओनली व्हेन, जब आपने इस साल का आपका मेंस का पेपर आएगा ना, सॉरी प्री का पेपर आएगा यूपीएससी का, देन आई विल कवर योर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मोस्टली तो मैं जेनेटिक्स में कवर कर ही जाऊंगा, लेकिन कुछ रह जाएगी तो तब वी विल आल्सो रिवाइज आल्सो, एंड वी विल डू बायोटेक्नोलॉजी पर सी प्रॉपरली। मोस्टली इसमें क्या आती है, देखो टिश्यू कल्चर पे भी मैंने क्वेश्चन कल डाला था, करवाया था ना टिश्यू कल्चर आपको,
करवाया था ना क्या? वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे क्वेश्चन डाला था, वो भी आपको करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने वो डाले थे, तो ये क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते थे, अगर आपने रिवीजन की होती, जितना करवाया था मैंने, अगर वो भी करते, दैट वुड हैव बीन मोर देन सफिशिएंट। हैव बीन गुड? चलिए, चलो तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस थिंग, लेट मी शो यू कि अगर अब चल रहा है कि नहीं। आई थिंक इट इज स्टिल कन्वर्टिंग, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल शेयर द रिपोर्ट विद यू, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। आई विल सेंड द पेपर टू यू, इट इज ए 400 MB, ठीक है, तो लेट मी कट शॉर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, वी विल मीट ऑन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे, ठीक है, अगर कोई बीच में क्लास होती है तो आई विल टेल लेट यू नो, ठीक है, बाय बाय। समय लगा ना आज के लिए, कुछ कुछ लेक्चर तो कुछ तो समय लगा होगा आपको, है ना? ठीक है, तो अरहत मैं बन गया हूं, आप मत बनो, ठीक है, यू नीड टू फुलफिल योर ड्रीम, ओके, बाय बाय।